साथियों नमस्कार। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी लगातार कमेंट कर रहे थे और लगातार मैं छात्रों का मैसेजेस देखता भी हूँ। न्यूमेरिकल से बहुत सारे छात्र परेशान रहते हैं। तो ऐसे में एक सबसे बड़ा सवाल कि गुरुजी न्यूमेरिकल के इस डर को कैसे खत्म किया जाए। अगर आपके अंदर न्यूमेरिकल का डर है, आपके मन में ये लग रहा है कि एनसीईआरटी में किस तरह के न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे, किस तरह के पहले सवाल पूछे गए हैं, न्यूमेरिकल पे सही अप्रोच क्या होना चाहिए, मेरे मित्र बस एक चैप्टर मोशन का आज आप हमारे साथ पूरा का पूरा न्यूमेरिकल देखिएगा। अगर आप न्यूमेरिकल सीख नहीं गए तो फिर नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि गुरुजी हमारे साथ क्या दिक्कत। आपके मन में जो न्यूमेरिकल के लिए एक डर सा है, वो डर आपको इस पूरे सेशन से खत्म हो जाने वाला है। और आप कहेंगे कि गुरुजी ये डर कैसे खत्म होगा। तो आज के इस सेशन में जो हम आपको कराने वाले हैं वो कंप्लीट चैप्टर, जो मोशन चैप्टर है उसका कंप्लीट फॉर्मूला कराने वाले हैं। एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चंस जो मोशन चैप्टर में एनसीईआरटी में दिए हुए हैं वो सारा करवाने वाले हैं। साथ ही जितने भी पीवाईक्यू हैं वे सब करवाने वाले हैं। मतलब टोटल फॉर्मूला और 30 सवाल करेंगे इस 1 घंटा सर 34 मिनट के अंदर। और मेरे मित्र यकीन मानिए कि आज के बाद से आप न्यूमेरिकल से खेलना सीख जाएंगे। न्यूमेरिकल का डर पूरी तरीके से आपका खत्म हो जाएगा। साथ ही मेरे मित्र सेशन को शुरू करने से पहले आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि अगर आप आरआरबी ग्रुप डी 2025 के एस्पिरेंट्स हैं तो मेरे मित्र आप साइंस किसी भी तरीके से पढ़े हो, कहीं से भी पढ़े हो, इन सभी का कोई मतलब नहीं निकलेगा जब तक कि आप एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन डिस्कस नहीं किए हो। क्योंकि पिछले बार एग्जाम्पलर से आपके एग्जाम में कट कॉपी कर दिया गया तो जरूरी नहीं है कि इस बार भी रिपीट कर दिया जाएगा। जो 2024 का नया पैटर्न है उसमें मेरे मित्र एनसीईआरटी की लाइन से सवाल बनाए जा रहे हैं। तो ऐसे में एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन डिस्कशन करना बेहद जरूरी है। और बचे हुए समय में अगर आप हमारे साथ जुड़ करके एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन डिस्कस करना चाहते हैं तो आप सबों के लिए ये बैच द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पर उपलब्ध है, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके मेरे मित्र इस बैच में इनरोलमेंट ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इस बैच से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप इस दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। और एक छोटा सा बात हम यहाँ पे आपसे डिस्कस करना चाहे कि भैया ये बता दो कि ये मोशन क्या होता है, गति क्या होता है। तो आप सभी कहेंगे कि हमारे आंखों के सामने वैसी सभी चीजें जो समय के साथ अपने पोजीशन को बदल रहा है। समय के साथ पोजीशन मतलब समझ रहे हो। आप अपने आसपास में देखोगे तो बहुत सारी चीजें ऐसी होगी जो कई सालों से वहां पे पड़ा होगा, सदियों से पड़ा होगा, वो समय के साथ अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है। तो आप क्या कहते हैं कि सर वो विराम में है। और अगर कोई चीज जैसे कि हम यहाँ पे कभी इधर जा रहे हैं, कभी हेने जा रहे हैं, कभी होने जा रहे हैं, कभी हेने जा रहे हैं, तो हमारी बॉडी क्या है सर, मोशन में है। तो सरल शब्दों में हम लोग कहते हैं फिजिक्स की भाषा में कि गुरुजी अगर कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति को बदल रही है तो वस्तु को गति में माना जाएगा। अब समय के साथ नहीं बदल रही है तो वस्तु को एकदम बैल माना जाएगा, वो एक ही जगह खूंटा से बंधा हुआ रहेगा। बैल भी सर विस्थापित होता है समय के साथ, तो जब वो चलेगा तो गतिशील है, लेकिन खूंटा में बंधा हुआ है और सीधे सर बैठा हुआ है तो आप कहेंगे विराम में है। घूम रहा है खूंटा में तो आप कहेंगे गुरुजी गतिशील है। तो हमारा लॉजिक ये है कि आप इस दुनिया में कोई भी वैसी वस्तु देखो जो समय के साथ अपनी स्थिति को नहीं बदल पा रहा है तो आप समझ जाओ बेचारा असहाय है और उसको रेस्ट करने की जरूरत है, इसलिए वो रेस्ट में है। और अगर कोई बदल रहा है तब आप क्या कहेंगे सर वो गतिशील है। तो समय के साथ अगर वस्तु की स्थिति बदलती है तो वस्तु क्या होता है, गतिशील में, गति में माना जाता है या गतिशील होता है। नाउ द पॉइंट इज दैट सर ये सबसे हमको क्या मतलब है गतिशील विराम। ये मतलब है चला कि मान लो कि हम इस बोर्ड पे ऐसे चल के यहां गए और फिर हम यहां से चल के यहां आए, तो इतना देर में कुछ ना कुछ समय अंतराल तो हुआ होगा। अब यहां से यहां तक बोर्ड की अपनी कुछ लंबाई होगी और हमको यहां से यहां तक जाने में कुछ ना कुछ समय लगा होगा। इसी तरीके से इस दुनिया में जितने भी गतिशील वस्तु हैं जब वो गतिशील होते हैं तो सर एक समय अंतराल में वो कुछ ना कुछ दूरी कवर कर रहे होते हैं। उसकी अपनी कुछ ना कुछ स्पीड होती है, उसकी अपनी कुछ वेग होती है, उसके द्वारा कुछ विस्थापन कवर की जाती है। और इसी सबसे तो आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल सवाल पूछा जाता है और एनसीईआरटी भी यही चीज को न्यूमेरिकल के रूप में आपको परोसती है। तो सबसे पहला चीज ये है कि गुरुजी चलो मान लेते हैं कि कोई भी वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वो गति करेगी तो उसकी कुछ ना कुछ स्पीड होगी, बिल्कुल। तो ये स्पीड हम कैसे पता करेंगे। मेरे मित्र याद रखना कि किसी भी वस्तु की चाल की बात करेंगे तो चाल क्या होता है, तो आप सभी कहेंगे सर यहाँ पे जो डी है ये दूरी को बता रहा है और ये जो टी है ये समय को बता रहा है। और हम सभी ये आसानी से कह सकते हैं कि दूरी बटा समय चाल कहलाता है, दूरी बटा समय चाल कहलाता है। या मेरे मित्र आप सभी स्पीड को क्या कह सकते हो कि सर दूरी, दूरी और समय का अनुपात,
दूरी और समय का अनुपात क्या होता है? चाल कहलाता है। मतलब कोई भी वस्तु गतिशील है और आपको यह पता चल जाए कि वो कितना देर तक चला है और वो किस स्पीड से गया है, वो कितना देर तक चला है और कितना दूरी कवर की है, तो आप कहेंगे सर हम उसकी चाल बता सकते हैं। अब ध्यान दो यहाँ पे कि जब हम स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बटा टाइम कह रहे हैं तो यहीं पे हम डिस्टेंस इक्वल टू क्या कह देते हैं? स्पीड इनटू टाइम कह देते हैं। और टाइम इक्वल टू क्या कह देते हैं? तो आप सभी याद रखना कि सर डिस्टेंस बटा स्पीड, यानी कि डिस्टेंस बटा स्पीड, दूरी बटा चाल को, दूरी बटा चाल से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी समय निकाल सकते हैं। दूरी बटा चाल से आप क्या निकाल सकते हैं? समय निकाल सकते हैं। ये तो बहुत ही नॉमिनल सा फॉर्मूला है, ठीक है। और बहुत सारे सवाल इससे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि स्पीड, डिस्टेंस और टाइम में सही रिलेशन क्या है, तो आप कहेंगे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बटा टाइम होता है, और डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, और टाइम इक्वल टू आप कहेंगे डिस्टेंस बटा स्पीड, दूरी बटा चाल। अब मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान रखो यहाँ पे कि ये जो आपका चाल है, ये जो आपका चाल है, सबसे पहला चीज तो ये क्या होता है? अदिश राशि होता है। क्या होता है सर? अदिश राशि होता है। चाल को बताने के लिए हमें सर मैग्नीट्यूड वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है। और साथ ही ध्यान रखना कि ये जो दूरी है ये भी क्या होता है? अदिश राशि होता है। क्या होता है? अदिश राशि होता है। और सरल शब्दों में हम लोग दूरी को क्या कहते हैं? तो आप सभी याद रखना कि किसी मार्ग की कुल लंबाई, किसी मार्ग की कुल लंबाई क्या होती है सर? दूरी होती है। जैसे आप अपने घर से निकलते हो, आपका नियर शहर है, कोई चौक है, मान लो 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, तो आपके घर से लेकर के चौक तक की दूरी कितनी हुई? तो सर 5 किलोमीटर। और अगर पूछ दे कि चौक से लेकर के घर तक की जो टोटल लेंथ है वो कितनी, तो 5 किलोमीटर। तो इसलिए मैंने लिखा कुल लंबाई, किसी मार्ग की कुल लंबाई। याद रखेंगे आप सभी कि ये जो डिस्टेंस है ये कभी भी निगेटिव या जीरो नहीं होगा, ये जब भी होगा तो पॉजिटिव ही होगा। ये हमेशा क्या रहता है? तो सर धनात्मक होता है। ये चीज ध्यान में रखना। ये सब बातें हम क्यों बता रहे हैं? इसीलिए ताकि मिस्की भर से भी सवाल पूछा जाए ना तो आप उसको चुटकी लेते हुए आराम से, चुटकी बजाते हुए आराम से सॉल्व कर दो। तो आप कहेंगे सर दूरी हमेशा धनात्मक होता है, यानी कि पॉजिटिव होता है। क्योंकि चाल जो है वो दूरी पर निर्भर कर रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि सर चाल भी क्या होगा? आप कहिएगा हमेशा धनात्मक होगा। क्या होगा? हमेशा धनात्मक, यानी कि हमेशा पॉजिटिव होगा। अब बात करते हैं सर, जब चाल आप समझ जाते हैं तो औसत चाल भी एक शब्द आ जाता है। यहां पे याद रखना कि औसत चाल सीधे सीधे कुल दूरी बटा क्या होता है? कुल समय। कुल दूरी बटा कुल समय। इसी को शॉर्ट फॉर्म में, चूंकि दूरी को हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एस टोटल बटा टाइम लिख सकते हो आप, चलेगा। लेकिन मेरे मित्र यहां पे आपको दो शर्तें याद रखनी होगी, दो कंडीशन याद रखनी होगी, जहां से डिट्टो किसी किसी एग्जाम में सवाल देखने को मिल जाता है। तो अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो परिपूर्ण तैयारी करेंगे, ठीक है। भले ही आप इस वीडियो को शेयर करो या ना करो, हम तो आपको पूरे तन्मयता के साथ पढ़ाएंगे। मेरे मित्र ये शिकायत रहती है आप सबों से कि आप सभी वीडियो को शेयर नहीं करते। अगर आप चीजों को पसंद कर रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें। ध्यान देना कि औसत चाल में हमने बोला कि किसी भी वस्तु या व्यक्ति के द्वारा जितनी डिस्टेंस कवर की जाएगी और उस डिस्टेंस कवर करने में जितना टाइम लगेगा, वो जो हमारा टोटल डिस्टेंस और टाइम का अनुपात होगा वो एवरेज स्पीड बताएगा। अब एवरेज स्पीड में आपको दो चीजें याद रखनी है। कितनी चीजें याद रखनी है? दो चीजें याद रखनी है। पहला क्या कि मान लो कि आपका जो घर है उससे आपके कॉलेज की डिस्टेंस कितनी है, तो मान लेते हैं हम लोग कि S1 डिस्टेंस है। आपके घर से कॉलेज की डिस्टेंस S1 है। आप सर पहले जा रहे हो V1 चाल से, ठीक है। और फिर मेरे मित्र मान लेते हैं ये S1 नहीं, S डिस्टेंस है, ठीक है। अब मान लेते हैं फिर कॉलेज गए हो तो कॉलेज से घर हो ना होगे कि कॉलेज से फरार हो जाओगे। आजकल बहुते लड़के लड़की क्या हो रहा है, सर कॉलेज गए हैं, कॉलेज से कहीं और, फिर बाद में माँ बाप परेशान है। तो कॉलेज से तो घर आना ही है। अब ध्यान दो कि कॉलेज से घर आ रहे हो तो अगर आप कहीं बायां दायां नहीं कर रहे हो, मतलब समझे, बायां दायां का मतलब क्या हुआ? पढ़ने गए, पढ़ के चुपचाप घर चलाए। पढ़ने गए इसका मतलब ये नहीं हुआ कि 2 लाइन पढ़े और 4 लाइन घूमे, ऐसा नहीं। पढ़ के चुपचाप घर आ गए, तो जितना दूरी आपने घर से कॉलेज तक कवर करा उतना ही तो आप फिर कॉलेज से घर तक भी जाओगे।
तो आप समान दूरी को, हो सकता है जब आप कॉलेज जा रहे होंगे तो आप थोड़ा सा देरी से उठ गए होंगे, इस वजह से आपको थोड़ा जल्दी भागना पड़ रहा होगा। तो हो सकता है कि कॉलेज जाते समय आपकी चाल V1 रही हो, पूरे दिन पढ़ाई करने के बाद एनर्जी लॉस हो गया है, आते समय आपकी चाल बदल गई हो, V2 हो गई हो। तो आप एक ही दूरी को, समान दूरी को क्या कर रहे हो, दो अलग अलग चाल से कवर कर रहे हो, V1 और V2 चाल से कवर कर रहे हो। नहीं समझे? हमारे कहने का मतलब ये हुआ कि तू चला पढ़े वाला विद्यार्थी है तो घर से कॉलेज आएगा और कॉलेज से फिर घर आएगा। अब कॉलेज से घर तक की डिस्टेंस और जो आपका घर से कॉलेज तक की डिस्टेंस और जो कॉलेज से घर तक की डिस्टेंस होगी वो समान ना होगी। आप जाओगे एक बार और फिर एक बार आओगे, तो मान लो जाते वक्त आपको थोड़ा लेट हो गया तो आप तेजी में गए, उस वक्त आपकी चाल V1 थी। अब आते वक्त पढ़ लिए, एनर्जी लॉस हो गया है तो आप कह रहे सर हम थोड़ा धीमा चल रहे हैं, आपकी चाल V2 है। तो आप एक ही दूरी को, समान दूरी को दो अलग अलग V1 और V2 चाल से कवर कर रहे हो, तो पूछ देगा घर पे आने के साथ ही। मान लो कि आपके पापा जो हैं वो पढ़े लिखे हैं और वो जानना चाह रहे हैं कि हमारा बेटा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। पूछ दिया कि बताओ कि कॉलेज गया और कॉलेज से आया, इस दौरान तुम्हारी औसत चाल क्या रही? घबराना नहीं है, कॉलेज में गए हैं मतलब 10th पास कर लिए हैं और हरात्मक माद, हार्मोनिक मीन आप सभी कहीं ना कहीं जरूर पढ़े होंगे। तो मेरे मित्र आप सभी यहाँ पे कंडीशन दे लो, ये कंडीशन दे लो, क्या शर्त 1 लिख लो, शर्त 1 लिख लो। दो शर्त हैं जिसमें पहला शर्त ये है, चला पहला शर्त ये है कि समान दूरी को, समान दूरी को, समान दूरी को अगर, समान दूरी को अगर V1 एवं V2 चाल से, समान दूरी को अगर V1 एवं V2 चाल से, V1 एवं V2 चाल से तय की जाए, तय की जाए तो औसत चाल, तो औसत चाल आप सभी कहेंगे सर जो अलग अलग चाल हैं उसके हरात्मक माध्य के बराबर होगा 2V1 इंटू V2 बटा V1 प्लस V2। क्या कहेंगे? 2V1 इंटू V2 बटा V1 प्लस V2। तो ये चीज कंठाग्र कर लेंगे कि जब समान दूरी को भिन्न भिन्न चाल से कवर किया जाए, समान दूरी को क्या किया जाए, भिन्न भिन्न चाल से कवर किया जाए, मतलब V1 और V2 चाल से कवर किया जाए, तब जो हमारा औसत चाल होगा, एवरेज स्पीड होगा, वो क्या होगा? तो आप सभी कहेंगे 2V1 इंटू V2 बटा V1 प्लस V2। अब मेरे मित्र दूसरा कंडीशन ये आप सभी याद रखना कि अगर V1 और V2 चाल से, दो अलग अलग चाल से समान समय तक चला जाए, मान लो आपके घर से कॉलेज तक की दूरी 10 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर आप किसी और चाल से चल रहे हैं और 5 किलोमीटर किसी और चाल से चल रहे हैं, तब औसत चाल क्या होगा? तो अर्थमेटिक मीन के बराबर होगा। तो यहां पे ध्यान रखना कि अगर 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 विभिन्न चाल से, अगर विभिन्न चाल, अगर विभिन्न चाल V1 एवं V2 से, V1 एवं V2 से समान समय तक चला जाए, समान समय तक चला जाए, समान समय तक चला जाए, तो औसत चाल कितनी होगी? याद रखना औसत चाल जो है अर्थमेटिक मीन V1 प्लस V2, समान चाल V1 अच्छा एक मिनट रुक जाओ, ठीक है, V1 एवं V2 होगा, V1 एवं V2 से समान समय तक चला जाए तो औसत चाल V1 प्लस V2 बटा 2 हो जाएगा, V1 प्लस V2 बटा 2 हो जाएगा। अब मेरे मित्र आ जाओ आप किस पे? वेग। बहुत ही सरल सा फॉर्मूला है कि सर विस्थापन बटा समय होता है। अब याद रखो कि यहां पे हम विस्थापन को d से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और समय को t से, तो v इक्वल टू डी बटा टी भी लिख सकते हैं। ध्यान देना यहाँ पे कि विस्थापन इक्वल टू क्या होगा? आप कहेंगे गुरुजी वेग इंटू समय। क्या होगा? वेग इंटू समय। ध्यान रखेंगे कि वेग आपका क्या है? सदिश राशि। वेग क्या है? सदिश, क्योंकि इसमें क्या होता है? डायरेक्शन भी होता है। और विस्थापन जो है ये भी क्या है? सदिश राशि है। क्यों? क्योंकि जब भी हम किसी भी वस्तु के विस्थापन की बात करते हैं तो हम सभी क्या कहते हैं कि सर किसी पिंड द्वारा निश्चित दिशा में जो तय की गई दूरी होती है,
निश्चित दिशा में तय की गई जो सूक्ष्मतम दूरी होती है वो क्या कहलाती है सर? विस्थापन कहलाती है। तो विस्थापन भी सदिश है और वेग विस्थापन बटा समय होता है, इसीलिए हम लोग वेग को क्या कहेंगे सर? सदिश राशि कहेंगे। विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य होगा, तो जाहिर सी बात है कि वेग भी आपका धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। याद रखना यहां पे भी कि जो हमारा चाल है, दूरी का यूनिट क्या होता है? मीटर, और टाइम का यूनिट क्या होता है सर? सेकेंड। तो ये हमेशा ध्यान में रखना, इसमें कहने की कोई जरूरत नहीं है कि जो आपका चाल है इसका एसआई यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड। चाल का एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड। ये कोई मतलब कह सकते हो बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी मेंशन करना जरूरी है। अब यहां पे वेग की बात करो तो विस्थापन बटा समय, विस्थापन के बारे में बताया, एक निश्चित दिशा में तय की गई सूक्ष्मतम दूरी। जैसे मान लो कि ये आपका कोई एक रेक्टेंगुलर पार्क है, ठीक है, मतलब आपके रेक्टेंगुलर नहीं है, ये तो हम स्क्वायर बना दिए। रेक्टेंगुलर पार्क अगर देखा जाए तो ये बनेगा। अब इसका आप एक चक्कर लगा रहे हो, ठीक है, तो एक चक्कर आप लगाओगे यहां पे, तो आपके जो चक्कर लगाना पूरा एक चक्कर होगा वो आपके द्वारा तय की गई दूरी होगी। क्यों? क्योंकि आप प्रत्येक मोड़ पे अपना डायरेक्शन चेंज करेंगे। लेकिन अगर आप आधा चक्कर लगाए हैं तो ये जो डायगोनल सूक्ष्मतम दूरी है ये क्या हो जाएगी? आप सभी कहेंगे गुरुजी ये हमारा विस्थापन हो जाएगी। मतलब ऐसे भी आप समझो कि ये आपका घर है और यहाँ पे कोई मार्केट है, तो आप अपने घर से ऐसे जा रहे हो और फिर दूसरा कंडीशन में आप ऐसे जा रहे हो, तो ये घर से लेकर के एक निश्चित दिशा में जो चले हो मार्केट तक, निश्चित दिशा में, ये आपके लिए क्या होगा? विस्थापन। ये क्या होगा? विस्थापन। लेकिन ये वाली जो दूरी होगी वो क्या होगी? सॉरी, ये वाली जो मार्ग होगी वो क्या होगी सर? दूरी को बताएगी। तो हमेशा याद रखना कि विस्थापन एक निश्चित दिशा में तय की गई सूक्ष्मतम दूरी होती है। अब मेरे मित्र याद रखेंगे आप सभी कि औसत वेग कुल विस्थापन बटा समय है। तो ध्यान रखना यहां पे एक और बात, औसत वेग तो कुल विस्थापन बटा समय है, तो जब विस्थापन 0 होगा तो औसत वेग भी 0 हो सकता है, बिल्कुल। लेकिन कई बार एनसीईआरटी कॉर्नर से यह सवाल पूछ लिया जाता है। एनसीईआरटी कॉर्नर से यह सवाल पूछ लिया जाता है। क्या पूछा जाता है? यह पूछा जाता है कि एक समान वेग के लिए, एक समान वेग के लिए औसत चाल क्या होगा? एक समान वेग के लिए औसत चाल या औसत वेग की बात करेंगे तो आप सभी याद रखेंगे u प्लस भी बाई 2। u क्या है? किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग, v क्या है? किसी वस्तु का अंतिम वेग। तो किसी वस्तु के एक समान वेग के लिए जो औसत वेग होगा यानी कि औसत चाल होगा वो u प्लस भी बाई टी होगा। मतलब अगर कोई वस्तु u वेग से चल रहा है और कुछ देर के बाद उसका वेग v हो गया तो हम कहेंगे सर वो u प्लस भी बाई 2 हो जाएगा। अब मेरे मित्र ध्यान देना कि जब आप ये समझ लेते हो तो यहाँ पे त्वरण इक्वल टू वेग में परिवर्तन की दर v माइनस यू। v माइनस यू क्या है? वेग में परिवर्तन बटा t। तो आप क्या कर रहे हो कि सर वेग में परिवर्तन को समय से डिवाइड कर रहे हो, तो वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं? आप कहेंगे त्वरण कहते हैं। याद रखेंगे आप सभी कि यहाँ पे वेग का भी यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड ही होगा, और औसत वेग आप कहेंगे मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे त्वरण भी हमारा सदिश राशि होगा, इसका यूनिट हम लोग मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखते हैं, और a इक्वल टू हम dv बटा dt भी कह सकते हैं, और dv को हम क्या कहेंगे? वेग में परिवर्तन। वेग में परिवर्तन हम कह सकते हैं। अब बटा ये क्या हो गया सर? समय हो गया। मेरे मित्र याद रखना आप सभी, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये कि ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहा जाता है। ऋणात्मक त्वरण को क्या कहा जाता है? तो आप सभी याद रखना, ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहा जाता है, यानी कि रिटार्डेशन कहते हैं। और आप ये कह सकते हो कि गुरुजी मंदन इक्वल टू निगेटिव एक्सेलरेशन। क्या होगा? निगेटिव एक्सेलरेशन। अगर हमारा त्वरण का वैल्यू निगेटिव आ रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? मंदन बोलेंगे, रिटार्डेशन बोलेंगे। अब इसके बाद जो आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाने के लिए फॉर्मूला की जरूरत होती है वो क्या है? गति का समीकरण। किसने दिया भाई साहब? याद रखना, गैलीलियो ने दिया। किसने दिया? गैलीलियो ने दिया। गैलीलियो ने दिया। कितने समीकरण हैं? तो आप सभी याद रखेंगे, गति के टोटल समीकरण कितने हैं? 3। और मेरे मित्र याद रखना आप सभी, याद रखना आप सभी यहाँ पे कि अगर हम लोग प्रथम समीकरण की बात करेंगे, प्रथम समीकरण की बात करेंगे, ये क्या है? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। हम द्वितीय समीकरण की बात करेंगे, द्वितीय समीकरण की बात करेंगे तो आप सभी क्या कहेंगे
कि सर द्वितीय समीकरण हमारा s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर हो जाएगा। और अगर हम लोग तृतीय समीकरण की बात करेंगे तो आप सभी ये ध्यान में रखेंगे कि तृतीय समीकरण हमारा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से आपको याद रखना है। जो समझने वाली बात है वो ये है कि मेरे भाई आप सभी ये ध्यान देना कि इफ u इक्वल टू 0, अगर यहां पे जो u है, ध्यान दो कि u हमारा क्या है, प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग भी अंतिम वेग, अंतिम वेग ए क्या है आप कहेंगे त्वरण, और t क्या है समय। तो अगर u इक्वल टू 0 हो जाए तो आप याद रखेंगे, आप याद रखेंगे कि जो आपका गति का फर्स्ट इक्वेशन है वो क्या हो जाएगा। तो सर u हमारा 0 है तो v इक्वल टू हम लोग at लिखेंगे, और आप ये कह सकते हैं कि गति का पहला समीकरण फर्स्ट इक्वेशन वेग एवं समय के बीच संबंध बताता है, वेग एवं समय के बीच संबंध बताता है, वेग एवं समय के बीच संबंध बताता है। ये चीज ध्यान में रखेंगे, कई बार सवाल ये पूछा गया है कि गति का पहला समीकरण निम्नलिखित में से किसके बीच संबंध बताता है, किस दो भौतिक राशि के बीच। तो आप कहेंगे सर चूंकि प्रारंभिक वेग 0 है और ये जो गति के समीकरण है ये एक समान त्वरण के लिए है, ये याद रखना हमेशा। एक समान त्वरण बोले तो नियत त्वरण के लिए है, गति का समीकरण किसके लिए है, नियत त्वरण के लिए। तो जब त्वरण भी फिक्स है, प्रारंभिक वेग 0 है, तो v इक्वल टू टी हुआ, मतलब वेग और समय के बीच संबंध बताएगा। सर सेकेंड इक्वेशन किसके बीच संबंध बताएगा, तो मेरे मित्र सेकेंड इक्वेशन के लिए भी इफ u इक्वल टू 0 तो आप कहेंगे 0 इंटू टी 0 ही होगा, तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ एटी स्क्वायर। और याद रखना कि ये स्थिति s को हम लोग यहाँ पे s दूरी या फिर क्या है स्थिति है, ये ध्यान में रख लेना, s दूरी या स्थिति है, तो स्थिति एवं समय के बीच संबंध बता रहा है, स्थिति एवं समय के बीच संबंध बता रहा है। और जो हमारा थर्ड इक्वेशन होगा चला वो क्या होगा, v स्क्वायर और u स्क्वायर है, तो u 0 का स्क्वायर 0 ही, तो आप कहेंगे v स्क्वायर इक्वल टू 2as, और ये वेग एवं स्थिति के बीच संबंध बताएगा। किसके बीच, वेग एवं स्थिति के बीच संबंध बताएगा, स्थिति के बीच संबंध बताएगा। ठीक है, अब मेरे मित्र एक और यहां पे स्पेशल हिंट करके फॉर्मूला ध्यान में रख लेना, स्पेशल हिंट करके कई बार सवाल पूछ लिया जाता है। क्या, nवें सेकंड में तय की गई दूरी, nवें सेकंड में तय की गई दूरी, nवें सेकंड में तय की गई दूरी। चला याद रखना कि ये सब फॉर्मूला एक बार दिमाग में नहीं सेट होगा, सवाल आप बनाओगे सारा दिमाग में सेट हो जाएगा। बस यही कहेंगे रेगुलर रहना, सेशन को लाइक और शेयर करते रहना, और आप भरोसा रखो कि किसी भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आपको दिक्कत होने वाला नहीं है। nवें सेकंड में तय की गई दूरी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, sn से, और sn इक्वल टू क्या होगा, u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1, जहां u प्रारंभिक वेग, a त्वरण और n तो आप कहेंगे सर जितना सेकंड बोला जाएगा वो है, nवां सेकंड है। तो ये मेरे मित्र आपके क्या हो जाते हैं, गति के समीकरण से संबंधित कुछ फॉर्मूला हो जाते हैं। अब केवल इस फॉर्मूला से काम नहीं चलेगा, आपको दो चार बातें मास्टर स्ट्रोक के रूप में याद रखनी पड़ेगी। क्या है, तो पहला पॉइंट आप सभी ये याद रखना कि यदि कोई कण सरल रेखा पर बिना दिशा परिवर्तन के चले तो तय की गई दूरी और विस्थापन का मान बराबर होगा। मेरे भाई इसका मतलब ये हुआ कि ये मान लो हमारा पॉइंट ए है और ये मान लो कि हमारा पॉइंट बी है, और ये एक आपका सीधी रेखा है, सरल रेखा है, इस पे कोई वस्तु चल रहा है इस डायरेक्शन में और बिना दिशा परिवर्तन के, क्या कहा जा रहा है कि सर बिना दिशा परिवर्तन के, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, तो आप सभी कहेंगे कि जाहिर सी बात है कि ये ए से लेकर बी तक जितना दूर जाएगा वही तय की गई दूरी होगी। चूंकि ये डायरेक्शन परिवर्तित नहीं कर रहा है, सरल रेखा में चल रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि सर इसकी जो चाल होगी वो वेग के रूप में भी परिभाषित होगी, क्योंकि ये एक निश्चित डायरेक्शन में जा रहा है। तो आपको ये हमेशा याद रखना है कि कोई भी पिंड, आप भी किसी सीधी सड़क पे जा रहे हो तो आपके द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन का मान बराबर होगा।
तो इस केस में आप सभी को यह ध्यान में रखना होगा कि यदि कोई कण सरल रेखा पर बिना दिशा परिवर्तन के चले तो तय की गई दूरी और विस्थापन का परिमाण समान होगा। क्वेश्चन अगर ऐसे पूछ दिया जाए कि कोई कण किसी 10 मीटर लंबे सरल रेखीय मार्ग पर ए से बी तक जाती है तो वस्तु का विस्थापन और परिमाण होगा बड़ा और छोटा बराबर, निम्न में से कोई नहीं, क्या कहिएगा सर जी बराबर होगा क्योंकि सरल रेखा पे चल रहा है। मेरे मित्र ध्यान रखना कि किसी कण का विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकता है। अब अगर धनात्मक होगा तो उसकी जो मूल स्थिति होगी वस्तु की अगर अंतिम स्थिति की बात करेंगे विस्थापन धनात्मक के केस में तो वो मूल बिंदु से सर दाईं ओर होगा, और अगर विस्थापन का मान ऋणात्मक है तो वस्तु की अंतिम स्थिति मूल बिंदु से बाईं ओर होगी। और मेरे मित्र अगर विस्थापन का मान शून्य है तो आप सभी याद रखेंगे वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति समान है। शून्य के केस में क्या होगा कि वस्तु की प्रारंभिक स्थिति एवं अंतिम स्थिति क्या होगी आप सभी याद रखना समान होगी। ठीक है, नेक्स्ट मेरे मित्र याद रखेंगे कि कांस्टेंट वेलोसिटी में कांस्टेंट स्पीड होगा। जैसे यहां पे अगर ये 40 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रहा है तो हम ये कह देंगे कि सर कांस्टेंट स्पीड है, नियत चाल से भी चल रहा है तो कांस्टेंट वेलोसिटी में कांस्टेंट स्पीड होगा। लेकिन अगर कोई वस्तु 40 मीटर प्रति सेकंड के चाल से चल रही है तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि सर उसकी वेग भी वेलोसिटी भी 40 मीटर पर सेकंड की ही रही होगी। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी में कांस्टेंट स्पीड होता है, ना कि कांस्टेंट स्पीड में कांस्टेंट वेलोसिटी। इसलिए यहां पे लिखा गया है कि अचर वेग में अचर चाल अंतर्निहित है जबकि अचर चाल में अंतर्निहित वेग नहीं। साथ ही मेरे मित्र याद रखना कि एक समान वेग से चल रही वस्तु के लिए त्वरण शून्य होता है। आप अपने घर से बाइक से निकले शहर जाने के लिए और पूरे रास्ते में आप क्या कर रहे हैं सर 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहे हैं, आपने कहीं वेग परिवर्तन ही नहीं करा तो आपका गाड़ी जो है कहीं पे भी त्वरण प्राप्त ही नहीं किया। और ध्यान दो कि 50 किलोमीटर से जा रहे हैं तो ये रास्ते में जब चले तब, लेकिन 0 से 50 होने में जो उन्होंने त्वरण प्राप्त किया उसी त्वरण से आप पूरा चल रहे हो। तो अगर कोई वस्तु एक समान त्वरण को प्राप्त करके उसी त्वरण से पूरे रास्ते चलती है, तब हम लोग उसी वेग से पूरे रास्ते चलती है तो हम लोग क्या कहते हैं सर त्वरण शून्य होगा। मतलब मान लो कि आप 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से लगातार चल रहे हो तो आप अपना वेग परिवर्तित नहीं कर रहे हो, और जब वेग परिवर्तित नहीं कर रहे हो तो त्वरण की बात ही नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि त्वरण तो वेग में परिवर्तन की दर है। तो एक समान वेग से चल रही वस्तु के लिए त्वरण आप कहेंगे शून्य होगा। वेग बढ़ रहा है तो त्वरण धनात्मक होगा, वेग घट रहा है तो त्वरण क्या होगा ऋणात्मक होगा। ये चीज ध्यान में रख लेना। मेरे मित्र आगे आप सभी ये ध्यान देना कि आगे आपको सर्कुलर मोशन से भी एक आध दो सवाल देखने को मिल जाते हैं। तो बहुत ज्यादा इसमें बड़ा कंसेप्ट नहीं है, कंसेप्ट यही है कि सर्कुलर मोशन में कोई भी वस्तु गति कर रही होगी तो किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करेगी, और मेरे मित्र ये वृत्ताकार मार्ग की क्या होगी त्रिज्या होगी। तो आप सभी को बस ये ध्यान में रखना है कि अगर कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति कर रही होती है तो उसकी जो वेग की दिशा होती है प्रत्येक बिंदु पर बदलते रहती है। क्या होती है? प्रत्येक बिंदु पर बदलते रहती है। मेरे मित्र आप सभी ये याद रखेंगे कि एक समान वृत्तीय गति त्वरित गति का उदाहरण होता है, क्योंकि वेग में परिवर्तन या तो आप परिमाण में परिवर्तन से कर सकते हो या दिशा में परिवर्तन से कर सकते हो, और सर्कुलर मोशन में क्या होता है सर जो पिंड है उसका डायरेक्शन चेंज होते रहता है। तो इसीलिए हम लोग ये लिखेंगे कि एक समान वृत्तीय गति त्वरित गति का उदाहरण है। एक समान वृत्तीय गति त्वरित गति का एग्जाम्पल है। ठीक, अब मेरे मित्र ये ध्यान दो, हम कहें कि चला तू इस वृत्ताकार मार्ग पर चल रहा है, आप कहेंगे सर प्रत्येक बिंदु पर तो हमारा डायरेक्शन ही चेंज हो जाएगा, तो काहे लगी हम ऐसा मार्ग पर चलेंगे, हम सीधी रेखा सरल रेखा पर चलेंगे। अब ध्यान दो चला कि अगर आप इस सभी डायरेक्शन को चेंज करते हुए क्या कर रहे हैं सर, जहां से चले थे वहां पे पहुंच जा रहे हैं तो आप एक चक्कर लगा रहे हैं। हम आपको कह दे रहे हैं कि आप इसको t समय में चक्कर लगाए हैं, तो आप ये बता दीजिए कि आपकी जो वेग है वो क्या है। तो मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे कि सर चले तो हम यहां से ऐसे हैं, इस वृत्त के चारों ओर चले हैं, तो आप सभी क्या कहेंगे
कि गुरुजी जो वृत्त की परिधि होगी वो हमारे द्वारा कुल तय की गई मार्ग की लंबाई होगी और t समय लग रहा है, तो हमारा जो वृत्तीय वेग हो जाएगा, ध्यान देना, इसको वृत्तीय वेग कहेंगे, वो v इक्वल टू 2πr/t हो जाएगा। v इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2πr/t हो जाएगा। और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 2πr t इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2πr/v। तो मेरे मित्र ये दो फॉर्मूला आप सभी ध्यान में रखिएगा कि अगर आपसे ये सवाल कर दिया जाए कि कोई कण किसी r त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर 5 सेकंड में एक पूरा चक्कर लगाता है तो उसकी वृत्तीय वेग क्या होगी, आप कहेंगे 2πr/t। अब अगर वहां पे वेग ना दे करके सिर्फ वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या दे दी जाए और आपको वेग दे दी जाए और आपसे समय पूछा जाए कि कितना देर में ये एक चक्कर लगा लेगा, तो आप कहेंगे t इक्वल टू 2πr/v हो जाएगा। मेरे मित्र इन सभी से इतर एक कोणीय वेग से भी सवाल पूछा जाता है, तो कोणीय वेग ओमेगा इक्वल टू θ/t होता है। ये थीटा बेसिकली कोण को रिप्रेजेंट कर रहा है, ध्यान देना, t क्या है सर, समय को रिप्रेजेंट कर रहा है। और मेरे मित्र रेखीय वेग और कोणीय वेग में अंतर यह है कि रेखीय वेग इक्वल टू क्या होता है, कोणीय वेग इंटू त्रिज्या। रेखीय वेग किसको बोल रहे हैं, सरल रेखीय मार्ग में चल रही वस्तु का जो वेग होगा, और इसीलिए हम v इक्वल टू क्या कहते हैं, चला ओमेगा इंटू आर कहते हैं, v इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। कोणीय त्वरण तो याद रखना v²/r है, ये v वेग है और r क्या है, त्रिज्या, r क्या है, त्रिज्या। तो अगर आपको मोशन चैप्टर के सर ये सभी फॉर्मूला याद हैं, ये कुछ बातें याद है, तो यकीन मानिए कि अब जो इससे संबंधित पूछे जाने वाले सवाल होंगे उसका आप धुआं धुआं कर देंगे। आप कहेंगे सर सवाल कैसे बनाएंगे, सवाल हमें बना के दिखाओ। मेरे मित्र आ जाइए पहले सवाल पे। क्वेश्चन ये है कि एक किसान 10 मीटर की भुजा वाले एक वर्गाकार खेत की सीमा पर 40 सेकंड में चक्कर लगाता है। 2 मिनट 20 सेकंड के बाद किसान के विस्थापन का परिमाण क्या होगा। अब विस्थापन का परिमाण पूछ रहा है, और अभी हम लोगों ने यह सीखा है कि विस्थापन दो बिंदु के बीच की एक निश्चित दिशा में तय की गई सूक्ष्मतम दूरी होती है। अब ये किसान भाई साहब जो हैं वो इस सर्कुलर पाथ पर क्या कर रहे हैं, इस सर्कुलर कह रहे हैं, चला इस स्क्वायर जो इसका खेत है, वर्गाकार खेत है, स्क्वायर फील्ड पे सर 40 सेकंड में एक चक्कर लगा रहा है। मतलब अगर ये यहां से चलना प्रारंभ कर रहा है तो यहां आते हुए सर ये एक चक्कर कितना देर में लगा ले रहा है, सर एक चक्कर ये 40 सेकंड में लगा ले रहा है। कह रहा है कि 2 मिनट 20 सेकंड के बाद किसान के विस्थापन का परिमाण क्या होगा। 2 मिनट 20 सेकंड के बाद विस्थापन का परिमाण कितना होगा। ध्यान से देखो कि ये पूरा एक चक्कर 40 सेकंड में लगा, ठीक है। 2 मिनट 20 सेकंड में टोटल कितना सेकंड हुआ चला, आप कहेंगे सर 140 सेकंड। जब चला एक चक्कर में 40 सेकंड लग रहा है तो 140 सेकंड में कितना चक्कर लगेगा। आप कहेंगे कि गुरुजी जो कुल चक्कर होगा वो टोटल जो हमारा समय है अब बटा जो एक चक्कर में लगा समय है, दोनों के डिवाइड से आएगा। अब ध्यान दो कि ये 0 और 0 कैंसिल, 4 तिया 12 पॉइंट डालोगे तो 0 आएगा। और आप सभी क्या कहेंगे कि सर 4 5 20, ये 3.5, मतलब कुल चक्कर कितना हुआ, 3.5 चक्कर। कितना, 3.5 चक्कर है ना। देखो चला बोर्ड पर 3 चक्कर ही लगाया, मतलब एक राउंड गया, फिर दूसर का राउंड गया, फिर तेसर का राउंड गया, ठीक है। और प्रत्येक में ये यहां पे आ गया, तो सर 3 चक्कर में इसकी प्रारंभिक और अंतिम स्थिति क्या होती है सर, सेम। और यहां देखो हम क्या लिखाए हैं आपको क्या लिखाए हैं कि वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति समान होगी तो विस्थापन 0 होगा। तो 3 चक्कर तक तो किसान कोई विस्थापन नहीं प्रोड्यूस किया, साइंस के भाषा में 3 चक्कर में ये प्रत्येक बार यहां से चला और यहीं पे आ गया, तो प्रारंभिक और अंतिम स्थिति इसकी समान हो गई। लेकिन ये आधा चक्कर और चला है, अब जो अगला चक्कर ये चौथा चक्कर में जा रहा था, जब ये चौथा चक्कर में जा रहा था तब सर ये आधा दूरी तय किया, मतलब ये यहां से चला और सर ये यहां तक आया, अब मेरे मित्र ये हमारी क्या हुई, आप कहेंगे सर xi प्रारंभिक स्थिति,
ये हमारी क्या हुई सर, एक्स एफ अंतिम स्थिति, प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की सूक्ष्मतम दूरी आप कहेंगे कोना कोनी हिया देना है। ये क्या है चला, आप सभी कहेंगे सर ये वर्ग का विकर्ण है। क्या है, वर्ग का विकर्ण। तो ये जो वैल्यू होगा, इसका जो परिमाण आएगा वही क्या होगा, तो आप सभी कहेंगे सर 2 मिनट 20 सेकंड के बाद किसान के विस्थापन का परिमाण। मतलब साफ है कि यहां पे किसान के विस्थापन का परिमाण, किसान के विस्थापन का परिमाण, किसान के विस्थापन का जो परिमाण होगा, मैग्नीट्यूड होगा, वो किसके बराबर होगा, आप कहेंगे वर्ग के विकर्ण के बराबर। किसके बराबर, वर्ग के विकर्ण के बराबर। अब मैथ तो बहुत तेज है चला, वर्ग का विकर्ण a√2, ए क्या है, भुजा। तो आप सभी क्या कहेंगे कि भुजा तो 10 मीटर ना है, तो सीधे हम कह सकते हैं विस्थापन 10√2। देखो किस ऑप्शन में है, आप कहेंगे गुरुजी ऑप्शन नंबर बी में है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोई समस्या हमें नहीं लग रहा है, आप सबको महसूस हो रही होगी। अगला सवाल पे प्रस्थान करते हैं और जरा सा इसको झटके में बनाने का प्रयास करना। क्या रहा है कि एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है तथा पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है। वस्तु की औसत चाल। क्या कहोगे कि गुरुजी ये तो मजाक वाला सवाल पूछ लिया, बिल्कुल पूछ लिया चला। औसत चाल कुल दूरी बटा कुल समय, खाली ऐसा सवाल देखने में चला भयावह लगता है, समझा। एक बार समझ गया ना तो नेस से नाबूद कर देगा। देखो कि कुल दूरी तो 16 16 16 16 32, कुल समय 4 सेकंड और 2 सेकंड, तो लो ना 32/6। मेरे भाई इसको सॉल्व करो, 5.33 मीटर पर सेकेंड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक प्रयोग के दौरान अंतरिक्ष यान से एक सिग्नल को पृथ्वी पर पहुंचने में 5 मिनट का समय लगता है। पृथ्वी पर स्थित स्टेशन से उस अंतरिक्ष यान की दूरी क्या है। सिग्नल की चाल कह रहा है चला, प्रकाश की चाल के बराबर होता है। क्या यह सवाल बनेगा। देखो इस सवाल की लैंग्वेज से मत परेशान होना कि गुरुजी कहां फिजिक्स पढ़ रहे हैं, ये स्पेस साइंस में ना, स्पेस साइंस कुछ है ये नहीं है, तुम्हारे लिए तो और कुछ नहीं है। क्या है कि एक प्रयोग के दौरान अंतरिक्ष यान से एक सिग्नल को पृथ्वी पर पहुंचने में 5 मिनट का समय लगा। अब कोई भी स्पेस क्राफ्ट ऊपर जाता है तो वो तो रडार के संपर्क में होगा, वो लगातार सिग्नल भेजते रहता है। तो उन्होंने कोई सिग्नल भक से रिलीज किया और उसको पृथ्वी तक पहुंचने में 5 मिनट का समय लगा। अब एक चीज हिंट दिया है कि जो सिग्नल की चाल होगी, जो भक से सिग्नल रिलीज हुआ होगा, वो प्रकाश की चाल के बराबर होगी, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहां पे मीटर पर सेकेंड टाइपिस्ट का मिस्टेक है चला, हमर मिस्टेक नहीं है। तो क्या कहिएगा कि गुरुजी अभी ने बताए हैं कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। तो हमको तो कोई लाग लपेटा लगाना ही नहीं है, हमें पृथ्वी पर स्थित स्टेशन से उस अंतरिक्ष यान की दूरी पूछा गया है। तो डी स्पीड कितना, 3 × 10⁸, क्योंकि सिग्नल की चाल प्रकाश की चाल के बराबर है, तो हम लोग कहेंगे 3 × 10⁸। कितना समय लग रहा है, बस 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 यहीं पे 5 से गुना करके निकल जाओगे, 5 × 15 ले आओगे, कहोगे ऑप्शन नहीं है। मेरे मित्र ध्यान दो कि यहां पे 5 मिनट है, चूंकि t = 5 मिनट, तो हमेशा ध्यान रखना कभी भी जीवन में न्यूमेरिकल सवाल सॉल्व करेंगे तो जब तक सभी राशि एक यूनिट में नहीं होगी, खास करके SI यूनिट में नहीं होगी, तब तक हम लोग सवाल को सॉल्व करने वाला एक्शन नहीं लेंगे। अगर यूनिट अलग अलग है तो हमारी पहली प्रायोरिटी है उन सभी यूनिट को सेम करना, बराबर करना, SI यूनिट में लाना। तो क्या कहोगे, 5 मिनट है गुरुजी, और टाइम का यूनिट सेकेंड होता है, तो ये टाइम जो है हमारा 300 सेकेंड हो जाएगा, होगा ना चला, 5 × 60। अब आप क्या कहेंगे कि गुरुजी इसको हम 300 लिख सकते हैं, इसको आप 300 लिख दो या 3 × 10⁻² लिख दो। अब आप कहेंगे गुरुजी आप तो सॉल्व कर दिए पूरा, 3 × 9 और 10⁻8 और 10⁻2 कहिएगा 10⁻10। तो पृथ्वी और अंतरिक्ष यान की दूरी आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी, 9 × 10⁻10 मीटर। नेक्स्ट सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 कि यात्रा शुरू होते समय कार का ओडोमीटर 2000 किलोमीटर प्रदर्शित करता है और यात्रा समाप्ति पर 24 किलोमीटर प्रदर्शित करता है। यदि इस यात्रा में 8 आवर लगते हैं तो कार की औसत चाल किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकेंड में ज्ञात करें। हमारा मकसद फिर से हलवा सवाल आपके सामने रख के नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ाने का नहीं है, इस क्वेश्चन रखने का
हमारा मकसद ये है कि चेला जी हो सकता है कि आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में भी जाना पड़े और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में भी जाना पड़े, तो हड़बड़ाना बिल्कुल नहीं है, उसी के लिए ये सवाल है। पहला चीज तो ये समझो कि जो ये ओडोमीटर है ये कार द्वारा तय की गई दूरी को बताएगा, इसीलिए ये यात्रा प्रारंभ करने से पहले 2000 किलोमीटर बता रहा है और जब हम दिल्ली पहुंच गए होंगे तो कह रहा है कि 2400 किलोमीटर चले हैं। आप कहिएगा कि सर यहाँ पे जो हमारा कुल दूरी होगा, टोटल डिस्टेंस होगा, वो 2400 माइनस 2000 होगा कि नहीं होगा? चला आप कहोगे बिल्कुल सर ये 400 किलोमीटर का डिस्टेंस है और हम इसको कितना देर में पूरा कर रहे हैं? 8 घंटा में। तो हमसे पूछ रहा है कि इसकी औसत चाल किलोमीटर पर आवर में क्या होगी। तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी अगर हम औसत चाल किलोमीटर पर आवर में यहां निकालें तो हम सीधे 400 किलोमीटर अब बटा 8 कर देंगे, ये कितना हो गया सर? 50 किलोमीटर पर आवर। अब सर ये मीटर पर सेकंड में कैसे आएगा? तो ये ने ध्यान रखना चला, ये को पॉइंट लिख लो कि किलोमीटर पर आवर से अगर आपको मीटर पर सेकंड में जाना है तो जो दिया गया वैल्यू होगा उसको क्या करना है? 5/18 से गुना कर देना। और अगर आपको मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है तो जो दिया गया वैल्यू होगा उसको क्या करना है? चला 18/5 से गुना कर देना। देखो सवाल आपसे ये पूछ रहा है कि 400 किलोमीटर जो यात्रा की गई 8 घंटा में उसको किलोमीटर पर आवर में व्यक्त कीजिए, आपने कर दिया। मीटर पर सेकेंड में तो सर इतना ही होगा, तो 50 किलोमीटर पर आवर है 5/18। और आप सभी क्या कहोगे कि गुरुजी अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये 250/18 हो जाएगा और हम सभी इसको 125 दूना 250 और 2 नमा 18 कर सकते हैं और ये हो जाएगा हमारा 125/9 इक्वल टू मेरे मित्र ये 13.88 के समथिंग आएगा, जिसको आप 13.9 मीटर पर सेकेंड भी लिख सकते हो। तो जो सवाल आपसे पूछा जा रहा है उसका सीधा सा आंसर आप कहेंगे 50 किलोमीटर और 13.9 मीटर पर सेकेंड। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ऐसे भी सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, 2 ऑप्शन रहेंगे, आपको उलझाया जा सकता है। ये सभी एनसीईआरटी के सवाल है और मैंने पहले ही लिखा है कि मोशन एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यू। तो हम फॉर्मूला भी आपको सिखाएंगे, एनसीईआरटी भी कराएंगे और पीवाईक्यू भी कराएंगे। जरूरत बस आपके साथ की है, बस आपके बॉन्ड की है। मेरे मित्र अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि उषा 90 मीटर लंबे तालाब में तैरती है और एक सिरे से दूसरे सिरे तक सरल रेखीय पथ पर जाती है तथा वापस आती है। इस दौरान वह कुल 180 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करती है। उषा की औसत चाल और औसत वेग को ज्ञात कीजिए। देखो चला कि उषा जो है वो इस 90 मीटर लंबे तालाब में तैर रही है। उषा 90 मीटर लंबे तालाब में तैर रही है। अब ये तैरते तैरते क्या हो रहा है सर? इस सिरे से इस सिरे तक जा रहा है, तो यहां पे ये 90 मीटर की दूरी कवर की। अब फिर ये यहां से लौट के इसमें आ रहा है, तो कुल दूरी इन्होंने कितना कवर कर लिया? कुल दूरी कितना कवर कर लिया सर जी? 180 मीटर। कितना देर में कह रहा है? 1 मिनट में, बोले तो 60 सेकेंड में। तो कह रहा है कि उषा की औसत चाल, आप सभी कहेंगे कि औसत चाल तो सीधे है गुरुजी, ये 180/60 यानी कि ये क्या हो गया? 3 मीटर पर सेकेंड। अब यहां पे उषा की औसत वेग क्या होगी? अब जैसे ही वेग आया तो हम तो विस्थापन की बात करेंगे और आप क्या कहेंगे कि पूरी यात्रा में बोली जा रही है और पूरी यात्रा में उषा जो है यहां से चली है और यहां से चली है यहां तक आई और फिर ये यहां से चल के यहां तक आई। आप कहेंगे प्रारंभिक और अंतिम स्थिति समान है, इसीलिए यहां पे जो हमारा विस्थापन होगा वो क्या होगा गुरुजी? लड्डू। इसीलिए औसत वेग, आप सभी कहेंगे जब विस्थापने हमारा लड्डू है तो औसत वेग भी लड्डू हो जाएगा। तो मेरे मित्र आपके किस ऑप्शन में है 3 मीटर और 0 मीटर पर सेकेंड? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी में। किसमें है? ऑप्शन नंबर बी में। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि विरामावस्था से राहुल अपनी साइकिल को चलाना शुरू करता है और 30 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त करता है। वह इस प्रकार से ब्रेक लगाता है कि साइकिल का वेग अगले 5 सेकंड में कम होकर 4 मीटर पर सेकंड हो जाता है। दोनों स्थितियों में साइकिल के त्वरण की गणना करें। क्या कहेंगे मेरे मित्र कि सर पहला स्टेप में ये फर्स्ट कंडीशन में जो राहुल है ये साइकिल लेके निकल रहा है
और 30 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त करा। जैसे आप घर से साइकिल निकाले, ठीक है, एकदम से इतना जोर से पैडल डाल दिए कि आपका वेग जो है वो अचानक से बढ़ गया। तो बढ़ा कहां से सर? 0 से। कितना बढ़ा? 6 मीटर पर सेकंड। कितना देर में बढ़ा? 30 सेकंड। तो इस दौरान आपकी एक्सीलरेशन v माइनस यू बटा टी। भी कितना? 6 माइनस 0 बटा आप कहेंगे सर 30 सेकेंड। तो आप सभी क्या कहेंगे कि सर ये 6 बटा 30, 6 एकम 6, 6 5 30, एक्सीलरेशन 0.2 मीटर पर सेकेंड। अब मेरे मित्र ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन में कह रहा है कि जब वो 6 मीटर पर सेकेंड का वेग प्राप्त कर लिया तो वह इस प्रकार से ब्रेक लगाता है कि साइकिल का वेग 5 सेकेंड में कम होकर 4 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। अब वो इसी वेग से चल रहा था और फिर उन्होंने ब्रेक लगाया, तो ब्रेक लगाने के बाद उसकी वेग कितनी हो गई? 4 मीटर पर सेकेंड। तो कह रहा है कि दोनों स्थिति में साइकिल के त्वरण की गणना करें। तो पहली स्थिति में तो आपने त्वरण निकाल लिया है। दूसरी स्थिति में आप क्या कहोगे कि गुरुजी जब वो साइकिल पर चल रहा था, जब वो साइकिल पर बैठ करके चल रहा था तो इन्होंने 6 मीटर पर सेकेंड के वेग पे ब्रेक लगाया। 6 मीटर पर सेकेंड के वेग पे क्या किया? ब्रेक लगाया। और ब्रेक लगाने के बाद इसकी चाल 4 मीटर प्रति सेकेंड हो जा रही है। तो ब्रेक लगाने के दौरान जो इसकी प्रारंभिक चाल होगी, मतलब जब ब्रेक लगाया होगा तो आप कहेंगे 6 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पे ये 6 मीटर पर सेकेंड हो गया। चला, अब जब ब्रेक लगाया तो टाइम 5 सेकेंड में इसका जो वेग है वो कितना हो जा रहा है सर? 4 मीटर पर सेकेंड। तो मेरे मित्र हम लोग यहाँ पे a इक्वल टू v माइनस यू बाई टी को देखेंगे तो v हमारा 4 होगा, माइनस u हमारा 6 होगा, बटा टाइम कितना सर? 5। और मेरे मित्र ये कितना हो जाएगा? -2/5। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। और यहां पे इस ऑप्शन में थोड़ा सा डिस्क्रिपेंसी है, इसको आप सुधार लेंगे। ये होगा हमारा 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और यहां पे माइनस क्या होगा सर? एक मिनट चलो, यहां पे आपका ये 0.04 नहीं होगा, ये 0.4 होगा केवल, और यहां पे माइनस है। तो अब आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगले सवाल की तरफ रुख करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कि एक बस की गति 5 सेकेंड में 80 किलोमीटर से घटकर 60 किलोमीटर हो जाती है। तो बस का त्वरण, वेग घट रहा है तो आप कहेंगे त्वरण ऋणात्मक यानी कि मंदन होगा। अब ध्यान दो यहां पे कि टाइम हमारा 5 सेकेंड है और जो प्रारंभिक वेग है वो 80 किलोमीटर पर आवर है। तो हमको तो यहीं पे इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करना होगा। आप कहेंगे सर ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा अगर 80 किलोमीटर पर आवर गुना 5/18 करेंगे तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी 40 दूना 80 और 2 नमा 18, 200/9 और भी हमारा 60 किलोमीटर पर आवर है। तो इसी को हम यहाँ पे 5/18 से गुना कर दिए तो आपका हो गया 30 दूना 60, 2 नमा 18, 150/9। चूंकि a इक्वल टू चला फॉर्मूला क्या होता है? v माइनस यू बटा टी। तो v आपका कितना है? आप सभी कहेंगे 150/9 माइनस u कितना है? 200/9। अब बटा टाइम कितना हो जाएगा? तो आप सभी कहेंगे सर टाइम 5 सेकेंड है, ये बटा 5। 150 माइनस 200 आप कहेंगे गुरुजी ये 50/9 हो जाएगा, माइनस का साइन होगा और ये 5 नीचे में है, ये 1/5, 5 दहाई के 50 -10/9 और ये आपका क्या हो जाएगा? -1.11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मेरे मित्र माइनस तो ये बता रहा है कि त्वरण घट रहा है, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू क्या है? तो आप कहेंगे 1.11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कह रहा है कि एक रेलगाड़ी स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है और एक समान त्वरण के साथ चलते हुए 10 मिनट में ये क्या करती है सर? तो सर 10 मिनट में 40 किलोमीटर पर आवर की चाल प्राप्त कर लेती है। कितना? 40 किलोमीटर पर आवर की चाल प्राप्त कर लेती है। इसका त्वरण ज्ञात कीजिए। क्या कहिएगा? वेरी सिंपल क्वेश्चन। कह रहा है कि रेलगाड़ी स्टेशन से चलना प्रारंभ कर रही है तो 0 से चलेगा।
जब तक हमारे क्वेश्चन में प्रारंभिक वेग की चर्चा ना की जाए हम लोग क्या मानेंगे, u इक्वल टू 0। तो मेरे मित्र u हमारा क्या हो गया, 0। टाइम 10 मिनट है, तो आप सभी को अभी मैंने बताया है कि इसको सेकेंड में चेंज कर लेना है, ये 600 सेकेंड हो जाएगा। 40 किलोमीटर पर आवर की चाल प्राप्त करती है, v कितना, 40 किलोमीटर पर आवर। यहीं पे इसको पटक के 5/18 से गुना कर दो चला, और 20 दूना 40, 2 नमा 18, v इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20×5 100/9। अब ध्यान दो यहाँ पे कि हम लोग अगर एक है ए देखें तो dv/dt। अब u 0 है तो आप कहिएगा सर ये 100/9 अगुना समय कितना है 600, तो ये 1/600 हो जाएगा। ये 0 और ये 0 कैंसिल, और ये हमारा 1/54 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोई समस्या बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि एक रेलगाड़ी विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है और 5 मिनट में 72 किलोमीटर पर आवर का वेग प्राप्त कर लेती है। मान ले कि त्वरण एक समान है, तो परिकलन कीजिए पहला में कि त्वरण क्या होगा और फिर इस वेग को प्राप्त करने के लिए रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी। मेरे मित्र क्या कहोगे कि सर जब त्वरण एक समान है तो दूरी तो हम लोग s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से निकाल लेंगे, और उसमें भी रेलगाड़ी विराम से चलना प्रारंभ कर रही है, तो u इक्वल टू 0। टाइम हमारा 5 मिनट है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 300 सेकेंड, और कितना का वेग प्राप्त कर लेती है सर 72 किलोमीटर पर आवर। तो 72 गुना 5/18, 18 चौका 72, 20 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन पहली फुर्सत में क्या निकलेगा, v माइनस यू बटा टी से, तो आप कहेंगे 20 माइनस 0/300। ठीक है, अब ध्यान दो यहाँ पे कि ये हो गया 20/300, ये और ये कैंसिल, 2 एकम 2, और ये कितना आप कहेंगे सर 15 दूना 30, यानी कि एक्सेलरेशन हमारा 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया। अब अगर एक्सेलरेशन यही रहे तो हम सभी कहेंगे कि सर चूंकि ऊपर में प्रारंभिक वेग भी 0 है, चूंकि u इक्वल टू 0, इसीलिए तय की गई दूरी s इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर से तो आसानी से निकल जाएगा, और s इक्वल टू क्या होगा हाफ इंटू एक्सेलरेशन कितना चला 1/15 टी स्क्वायर, तो हम 300 गुना 300 कर दें। अब ध्यान दो कि ये और इसको अगर हम कैंसिल करेंगे तो 150 दूना 300 हो जाएगा, ये कितना, तो आप कहेंगे 15 ढाई 150, s इक्वल टू 3000 मीटर, इसी को हम 3 किलोमीटर लिख सकते हैं। तो जो सवाल आपसे है कि एक रेलगाड़ी विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है और 5 मिनट में 72 किलोमीटर पर आवर का वेग प्राप्त कर लेती है, मान लें कि त्वरण एक समान है और परिकलन कीजिए कि त्वरण कितना होगा, तो त्वरण आप कहेंगे 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जो दूरी कवर की जाएगी आप कहेंगे सर 3 किलोमीटर। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ध्यान रखना, एक सवाल में 2 सवाल सिखा रहे हैं, क्वेश्चन पे अप्रोच लेना सिखा रहे हैं, इसलिए आपको समय लग रहा है। पीवाईक्यू अगर ये एनसीईआरटी आपने कर लिया तो पीवाईक्यू को तो आप फूक दोगे तो उड़ जाएगा। अब अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि कोई कार एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकंड में 18 किलोमीटर पर आवर से 36 किलोमीटर पर आवर की गति प्राप्त करती है। ज्ञात करें त्वरण और उतने समय में कार द्वारा तय की गई दूरी। सेम क्वेश्चन है, लेकिन यहां पे प्रारंभिक वेग की चर्चा कर दी गई है, तो हम लोग हड़बड़ाएंगे नहीं, सीधे कहेंगे कि जो हमारा u है वो 18 किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकेंड में ये कितना हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। v 36 किलोमीटर पर आवर है, 5/18 मीटर पर सेकेंड में कितना चला 10 मीटर पर सेकेंड। अब टाइम हमारा कितना है सर जी 5 सेकेंड, तो यहाँ पे a v माइनस यू बटा टी, v 10, आप u को 5 रखेंगे और टाइम कितना आप कहेंगे 5/5, ये गुरुजी एक्सेलरेशन हमारा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। अब उतने समय में कार द्वारा तय की गई दूरी, चूंकि यहाँ पे प्रारंभिक वेग मेंशन है, तो हम सभी कहेंगे कि चूंकि s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, इसीलिए s इक्वल टू u हमारा 5 मीटर पर सेकेंड, टाइम 5 सेकेंड प्लस हाफ एक्सेलरेशन हमारा 1 टी स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर करोगे तो 25, ये 12.5 बार में कट जाएगा चला, और s इक्वल टू 25 प्लस 12.5, ये कितना 37.5 मीटर। जो सवाल है कि त्वरण और उतने समय में कार द्वारा तय की गई दूरी, आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
कि किसी कार पर ब्रेक लगाने पर वह गति के विपरीत दिशा में 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है। यदि कार ब्रेक लगाए जाने के बाद रुकने में 2 सेकंड का समय लेती है तो उतने समय में तय की गई दूरी की गणना करें। मेरे मित्र, कहा जा रहा है कि किसी कार पर ब्रेक लगाने पर वह गति के विपरीत दिशा में 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है। गति के विपरीत दिशा में, तो यहाँ पे हमारा त्वरण का वैल्यू आप सभी कहेंगे गति के विपरीत दिशा को बताना है तो माइनस साइन के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। अब सवाल यह है कि कह रहा है कि कार ब्रेक लगाए जाने के बाद 2 सेकंड का समय लेता है रुकने में, तो पूछा जा रहा है कि जब तक वो ब्रेक लगाया और रुका उतना देर में वो कितना दूरी कवर किया। आप कहेंगे कि गुरुजी ये दूरी कैसे पता चलेगा? S इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर से क्या? मेरे मित्र, आपको U तो मालूम ही नहीं है, U आपको मालूम ही नहीं है। अच्छा ध्यान देना कि सवाल जो पूछने का लहजा है वो क्या है। आप कहेंगे सर थोड़ा सा घुमाया हुआ है, लेकिन अगर आप चीजों को देखेंगे तो ये बिल्कुल ही आसान है। कैसे? तो सपोज करो कि आप किसी कार में जा रहे हो और कार किस वेग से चली थी आपको मालूम नहीं है। कार किस वेग से चली थी आपको मालूम नहीं है, ठीक है, और आपकी कार की जो स्पीड है वो कुछ XYZ कुछ भी मान लो। अब सामने में कोई रोकर आ गया, ड्राइवर ब्रेक लगाता है, अब रुकने में उसको 2 सेकंड का समय लगा। तो जब से आपने ब्रेक लगाया और रुकने के बाद जो 2 सेकंड का समय लगा उतना दूर आपके द्वारा कितना दूरी तय किया गया होगा? तो आप सभी कहेंगे कि सर इसका मतलब यह हुआ कि यहां पे हमारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो एक्सेलरेशन दिया हुआ है कितना, -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्योंकि गति के विपरीत दिशा में है तो हम लोग इसको माइनस साइन के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि 2 सेकंड का समय लिया जा रहा है। कितना? 2 सेकंड का समय लिया जा रहा है। तो इतने समय में तय की गई दूरी क्या होगी? आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी यहां पे हमें ए मालूम है और टी मालूम है, ए मालूम है और टी मालूम है, और हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज चाहिए यू, वो यू तो यहां पे दिया ही नहीं गया है। और ध्यान देना कि चूंकि कार चल रही है और यहां पे प्रारंभिक वेग की चर्चा नहीं की गई है, कार चल रही है और प्रारंभिक वेग की चर्चा नहीं की गई है, तो हम अपने मन से प्रारंभिक वेग को कभी 0 नहीं कहेंगे। ये ध्यान में रखना, प्रारंभिक वेग को कभी 0 नहीं कहेंगे। तो लटपटाना नहीं कि सर प्रारंभिक वेग 0 मान लेंगे, नहीं, ऑथेंटिकली वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सही क्या होगा गुरुजी फिर? मेरे मित्र आप ध्यान दो कि कार पे जब ब्रेक लगाया गया तो वो 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करते हुए 2 सेकंड में रुका। क्या हुआ? रुक गया, मतलब वेग 0। कौन सा वेग? तो अंतिम वेग। चला किसी भी वेग से होगा, लेकिन अंत में वो क्या हो जा रहा है, ब्रेक लगने के बाद रुक जा रहा है। आप कहेंगे गुरुजी v इक्वल टू हमारा 0 होगा। क्या अब आप u नहीं निकालेंगे? आप सभी कहेंगे वी नो दैट v इक्वल टू यू प्लस ए टी। हम सबों को मालूम है कि गति के प्रथम समीकरण से v इक्वल टू क्या होगा, u प्लस ए टी। तो हम सभी ये कह सकते हैं कि गुरुजी चूंकि अंतिम वेग हमारा 0 है, u हमको चाहिए, a कितना है, तो आप कहेंगे -6, और ये t कितना हो गया, 2। मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे कि सर u है इधर, अगर हम इसको इधर लाएंगे तो ये हमारा माइनस हो जाएगा, -6 दूना 12, ये माइनस और माइनस कैंसिल, u इक्वल टू कितना हो गया, आप सभी कहेंगे 12 मीटर। कितना हो गया, 12 मीटर। अब भैया मेरे आपके पास प्रारंभिक वेग है, ठीक है, और समय है, और क्या है, तो सर त्वरण भी है। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी अब तो हम लोग कितना तय की गई दूरी है वो तो आसानी से निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम सबों को मालूम है कि s इक्वल टू क्या होता है भाईवा, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है या नहीं होता है? गति का दूसरा समीकरण। आप कहेंगे 100% होता है सर जी, इसमें कहने की कोई बात नहीं है। u कितना है चला, आप कहेंगे 12, टाइम कितना है सर जी 2 सेकेंड, प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन कितना -6, और टी स्क्वायर मतलब ये 4 हो गया, 2 तिया 6, 12 दूना 24, -4 तिया 12। मेरे भाई आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया। तो सवाल बहुत ही सरल था। बस अगर कभी भी कहीं पे भी इस तरह के सवाल आपको देखने को मिले और ब्रेक लगाए जाने की बात की जा रही हो तो आप समझ जाएंगे कि ब्रेक लगने के बाद अंतिम वेग क्या होगा, हमारा 0 होगा। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, मोटरसाइकिल में ब्रेक लगाओ, साइकिल में ब्रेक लगाओ, कार में लगाओ, ट्रेन में लगाओ, क्या होगा, आप कहेंगे रुक जाएगा, तो वेग 0 हो जाएगा। यहीं पे चीजें फंस रही थी। उम्मीद करते हैं आप इसको समझ पाए होंगे। अगला सवाल को देखिएगा बड़े प्यार से और सॉल्व भी कीजिएगा बड़े इत्मीनान से। कह रहा है कि 20 मीटर की ऊंचाई से एक गेंद को गिराया जाता है। लो, यहां से एक गेंद को पृथ्वी पर गिराया जा रहा है, और भाई मेरे ये जो
ऊंचाई है वो कितनी है, 20 मीटर। कितनी है, 20 मीटर। अब देखो क्या कह रहा है कि यदि इसका वेग 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण की दर से बढ़ता है, इसका जो वेग है वो किस त्वरण से बढ़ रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तक कह दिया है। एक्सीलरेशन ले लेना 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कह रहा है कि यह किस वेग से धरातल से टकराएगी। ऑब्वियस सी बात है, किसी भी चीज को ऊपर से छोड़ोगे तो जैसे जैसे नीचे आएगी उसकी वेग बढ़ेगी, और वेग बढ़ेगी तो आप कहेंगे सर वेग परिवर्तित हो रही है, मतलब जाहिर सी बात है त्वरण उत्पन्न होना ही है। तो कह दिया क्वेश्चन में कि 20 मीटर की ऊंचाई से जो गेंद है उसको गिराया जा रहा है और इसका जो वेग है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से बढ़ रहा है। तो पूछ रहा है कि जब ये धरती को हीट करेगा, जब ये धरती को हीट करेगा उस वक्त इसकी वेग क्या होगी। आप बताओ कि जब आप इसको छोड़े होंगे तो क्या ये 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण प्राप्त कर लिया होगा। आप कहेंगे बिल्कुल नहीं सर, जब छोड़े होंगे तो ये जीरो से चलना स्टार्ट किया होगा और किसी क्षण इसकी वेग इतनी रही होगी कि सर इसका एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। तो जाहिर सी बात है कि हम कहेंगे कि गुरुजी यहां पे हमारा प्रारंभिक वेग जीरो है, यू क्या है, जीरो। और हमको क्या पूछा जा रहा है, भी क्या होगा, भी क्या होगा, और साथ ही ये कहा जा रहा है कि कितने समय पश्चात वह धरातल से टकराएगी, मतलब यहां से जो आप छोड़े तो ये कितना देर में ये जमीन से टकरा जाएगी। मेरे मित्र आप सभी क्या कहोगे कि गुरुजी यहां पे हमें भी निकालना है, क्या निकालना है, भी निकालना है, और डाटा में हमारा त्वरण दिया हुआ है और यू दिया हुआ है और यहां पे ऊंचाई दी गई है, यानी कि ये हाइट दिया हुआ है। तो ऊंचाई यहां पे हमारा किसका काम करेगा, आप कहेंगे दूरी का काम करेगा। किसका काम करेगा, दूरी का, कि हम 20 मीटर की दूरी से उसको नीचे गिरा रहे हैं। अब मेरे मित्र आप सभी क्या कहोगे कि गुरुजी जब यहां भी है, भी हमें निकालना है और u यहां पे दिया हुआ है जीरो और s का भी वैल्यू दिया हुआ है, a भी है, तो हम सबों को मालूम है, हम सबों को मालूम है कि अगर हम लोग यहां पे v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as कहें, v स्क्वायर इक्वल टू क्या कहें, u स्क्वायर प्लस 2as, तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी यहां पे v स्क्वायर इक्वल टू, चूंकि प्रारंभिक वेग जीरो है, जीरो से ये चलना प्रारंभ किया होगा, तो जीरो का स्क्वायर करके क्या कर लोगे, आप कहेंगे सर कुछ नहीं। तो मेरे मित्र यहाँ पे 2, एक्सेलरेशन कितना है आपका 10, और तय की गई दूरी कितनी है, तो आप कहेंगे सर 20 मीटर। मेरे भाई ये 20 दाएं के 200 और 200 दूना 400। अब यहाँ पे आप सभी ये कह सकते हो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर 400, और मेरे मित्र ये जो v है वो क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 20 मीटर पर सेकेंड। क्या, 20 मीटर पर सेकेंड। ध्यान से समझना कि जब ये बॉल 20 मीटर की ऊंचाई से गिर रहा है और इसका वेग 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से बढ़ रहा है, तो मेरे मित्र ये किस वेग से धरती से टकराएगी, 20 मीटर पर सेकेंड के वेग से धरती से टकराएगी। अब ये धरती तक कितना समय में पहुंचेगी, धरती पर पहुंचने में लगा समय, धरती पर पहुंचने में लगा समय, पहुंचने में लगा समय का होगा, पहुंचने में लगा समय का होगा। तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी चूंकि हम सबों को मालूम है कि v इक्वल टू यू प्लस एटी भी होता है, v इक्वल टू यू प्लस एटी भी होता है, और जब हमारा प्रारंभिक वेग जीरो है तो हम सभी ये भी कह सकते हैं कि चूंकि u इक्वल टू जीरो इसीलिए v इक्वल टू एटी, और v का वैल्यू कितना है, आप सभी कहेंगे 20, एक्सेलरेशन कितना है 10, t निकालना है 10 दूना 20, टाइम कितना हो जाएगा 2 सेकेंड। मतलब जो बॉल है वो 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से धरातल से टकराएगी और ऊपर से नीचे आने में उसको 2 सेकंड का समय लगेगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में है। इसीलिए सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक एथलीट वृत्तीय रास्ते जिसका व्यास 200 मीटर है का एक चक्कर 40 सेकेंड में लगाता है, 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद वह कितनी दूरी तय करेगा और उसका विस्थापन क्या होगा, ये चीज आपसे पूछा जा रहा है। मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी बहुत ही सरल सा सवाल है, और ऐसा सवाल हम लोगों ने पहले क्लास में भी करा था कि एक एथलीट वृत्तीय रास्ते जिसका व्यास 200 मीटर है, मेरे मित्र ये अगर वृत्तीय रास्ता है तो इसका व्यास डायमीटर कितना है 200 मीटर, और इसमें ये 2 मिनट 20 सेकंड के बाद वह कितनी दूरी तय करेगा, कि सर वह कितनी दूरी तय करेगा और उसका विस्थापन क्या होगा, जबकि जो एथलीट है वो क्या कर रहा है, तो सर 40 सेकंड में एक चक्कर लगा रहा है। चूंकि
चूंकि एक चक्कर कितना देर में लग रहा है सर 40 सेकंड में, और कहा जा रहा है कि 2 मिनट 20 सेकंड बाद, तो सर 2 मिनट 20 सेकंड टोटल कितना हो गया? आप कहेंगे सर 140 सेकंड। तो 40 सेकंड में एक चक्कर लग रहा है, तो 140 सेकंड में चक्करों की संख्या, आप सभी कहेंगे कि अतः 140 सेकंड में चक्कर की संख्या कितनी होगी? तो आप सभी कहेंगे 140 बटा 40। इसको सॉल्व करोगे 3.5 चक्कर होगा। अब देखो कि 2 मिनट 20 सेकंड, तो मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे कि जब इसको एक पूरा चक्कर लगाने में सर 40 सेकंड का समय लगता है, तो ये 3 चक्कर पूरा करेगा, और सर चौथा चक्कर में ये कहां आएगा? यहीं तक आ पाएगा। चौथा चक्कर में यहीं तक आ पाएगा। तो मेरे मित्र जो विस्थापन होगा वो क्या होगा? आप कहेंगे 200 मीटर। क्या होगा विस्थापन? 200 मीटर, क्योंकि ये यहां से चला और यहां आया, तो प्रारंभिक बिंदु ये और अंतिम बिंदु ये। तो अगर वृत्ताकार मार्ग पर चल रही है और आधे चक्कर के बाद विस्थापन पूछा जाए, तो आप कहेंगे उसका जो व्यास होगा वो विस्थापन होगा। लेकिन दूरी तो सर ये 3 चक्कर लगाया है, मतलब इसका जो परिधि होगा उसका 3 गुना होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि सर विस्थापन तो हमारा 200 मीटर हो जाएगा, ये तो सीधे आंसर आ जाएगा, क्योंकि प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच में यही रहेगा। लेकिन दूरी की बात करेंगे तो 3.5 चक्कर लगाया है। और मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे कि एक चक्कर में तय की गई दूरी किसके बराबर होगी? 2 पाई आर के बराबर होगी। इसलिए 3 चक्कर में दूरी क्या होगा? चला 3 चक्कर में दूरी आप कहेंगे 3 × 2 22/7। ध्यान देना त्रिज्या कितनी होगी? तो सर ये डायमीटर 200 मीटर है, तो आर कितना होगा? 100 मीटर। तो ये हो गया हमारा आर 100 मीटर। अब ध्यान दो यहाँ पे 3 पॉइंट नहीं, यहाँ पे 3.5 चक्कर में 3.5 चक्कर में जो दूरी होगी वो 3.5 × 2 × 22/7 × 100। अब ध्यान दो यहां से एक जीरो आएगा, ये जीरो इसको कैंसिल करेगा, 7 पचे कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। ठीक है, और 5 दूना 10 और कितना होगा सर? 10 के बाद ये आपका 220, और 220 में एक जीरो और डाल लो, तो ये हो जाएगा आपका 2200 मीटर। कितना? 2200 मीटर। तो मेरे मित्र 3.5 चक्कर में तय की गई दूरी 2200 मीटर। कितना? 2200 मीटर। और साथ ही जो विस्थापन होगा आप कहेंगे सर 200 मीटर, विस्थापन व्यास के बराबर होगा, और ये चीज आपके ऑप्शन नंबर सी में है। तो हमें नहीं लगता है कि ऐसे सवाल आपको परेशान करेंगे। ऐसे इस पैटर्न का सवाल एक मैं आपको होमवर्क में भी दे दूंगा सर, इसी सेशन में आप उसको खुद से भी ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट सवाल देखो, कह रहा है कि कोई कण आर त्रिज्या के वृत्ताकार पाथ में गमन करता है, अर्धवृत्त पूरा करने के पश्चात इसका विस्थापन क्या होगा? एनसीईआरटी का सवाल है चिल्ला, और बवाल सवाल है। देखो परेशान मत होना, आर त्रिज्या का यह वृत्ताकार मार्ग है, ठीक है, यह वृत्ताकार पथ है। अब कह रहा है कि अर्धवृत्त पूरा करने के पश्चात, तो चिल्ला हो अर्धवृत्त कैसे पूरा होगा? आप कहेंगे सर यहां से चलेंगे और ये ऐसे आए, और यहां पे अगर हम आएंगे तो ये हमारा अर्धवृत्त हो जाएगा। अब कह रहा है कि कोई कण आर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में गमन कर रहा है और अर्धवृत्त पूरा करने के पश्चात इसका विस्थापन होगा। तो अर्धवृत्त में ये हमारा क्या होगा? आप कहेंगे प्रारंभिक स्थिति, और ये क्या हुआ? आप सभी कहेंगे अंतिम स्थिति। अब देख लो कि प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति में सूक्ष्मतम दूरी क्या है? तो आप सभी कहेंगे दोनों को मिला देंगे तो व्यास ना हो जाएगा, दोनों को मिला देंगे तो क्या होगा? व्यास। और ये जो d होगा ये किसके बराबर होगा? आप कहेंगे सर 2r के बराबर होगा। तो लीजिए ना, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जब भी अर्धवृत्त पूरा करने के पश्चात हमसे क्या पूछा जाएगा? सर विस्थापन। तो सर जो हमारा वृत्त का व्यास होगा वो विस्थापन होगा, और वृत्त का व्यास d = 2r कहते हैं, या त्रिज्या की दोगुनी होती है। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक कृत्रिम उपग्रह 42,250 किलोमीटर त्रिज्या की वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है। यदि वह 24 घंटे में पृथ्वी की परिक्रमा करता है तो उसकी चाल का परकलन कीजिए। देखो सवाल यह है कि एक कृत्रिम उपग्रह है जो पृथ्वी के मतलब 42,250 किलोमीटर त्रिज्या की वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है। मान लो कि ये आपका कोई सर वृत्ताकार कक्षा है और इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है? 42,250 किलोमीटर।
42,250 किलोमीटर। और कह रहा है कि यदि वह 24 घंटे में पृथ्वी की परिक्रमा करता है, ये 24 घंटे में मान लो कि यहाँ पे पृथ्वी है और उसका ये परिक्रमा कर रहा है, तो इसकी चाल क्या हो? आप क्या कहिएगा कि चूंकि सर यहाँ पे त्रिज्या दिया हुआ है और 24 घंटा में परिक्रमा कर रहा है, तो साफ है, 24 घंटा में परिक्रमा कर रहा है तो साफ है कि जो इसके द्वारा तय की गई दूरी होगी वो इस वृत्ताकार पथ की परिधि होगी। क्या होगा सर? इस वृत्ताकार पथ की परिधि होगी तय की गई दूरी। तो हम लोग क्या कहेंगे कि चूंकि तय की गई दूरी, चूंकि तय की गई दूरी 2 पाई आर के बराबर होगी, ठीक है, तय की गई दूरी कहां किसके बराबर? 2 पाई आर के बराबर होगी। और टी हमारे क्वेश्चन में कितना है? 24 आवर। कितना है? 24 आवर। तो आपसे पूछा जा रहा है कि v इक्वल टू व्हाट? अब बताइए, वृत्तीय गति का फॉर्मूला बताए हैं? बताएंगे नहीं बताए हैं? आप क्या कहेंगे कि गुरुजी आप ही ने तो बताया है कि v इक्वल टू 2 पाई आर बटा टी हो जाएगा। अब बस एक ही चीज ध्यान रखना है कि ये हेवनली बॉडीज है और ये आवर में नहीं चक्कर लगाती, ये जब भी लगाएगी तो क्या लगाएगी सर? सेकेंड में। यहां किलोमीटर पर आवर का खेला नहीं होगा, किलोमीटर पर सेकेंड की बात की जाएगी। और इसीलिए आप देखे होंगे ऑप्शन जितने भी हैं किलोमीटर पर सेकेंड में। तो हमको किलोमीटर को तो रहने ही देना है त्रिज्या को, बस टाइम को क्या करना है? आप कहेंगे सर सेकेंड में बदल लेना। अब मेरे मित्र ध्यान दो यहाँ पे कि v इक्वल टू 2 पाई आर बटा टी है, तो v इक्वल टू 2 रहने देते हैं। अब पाई के जगह हम लोग क्या कर देते हैं? 22 बटा 7। और आर आपका कितना हो जाएगा? 42,250। 42,250 क्योंकि त्रिज्या कह दी गई है। अब समय देखो कि 24 घंटा है, 24 घंटा में कितने सेकंड होंगे? आप कहेंगे सर 1 घंटा में 3600 सेकंड होता है, तो 24 घंटा में 24 गुना 36 क्या होगा? 24 गुना 36। मेरे मित्र 24 गुना 3600 कहेंगे, ठीक है। तो अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे पूरा का पूरा, मतलब 2 इंटू 22 42,250 बटा आपका जो 7 गुना 24 गुना 3606 है, इन सभी को आप सॉल्व करेंगे तो आपको कितने वैल्यू आएंगे? 3.07 किलोमीटर पर सेकेंड। कितने? 3.007 किलोमीटर पर सेकेंड। और आप देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं सर, गुना भाग करना है और मुझे लग रहा है कि आप कर लेंगे। अगला सवाल देखिएगा, बस एक चीज ध्यान रखिएगा, ऐसे सवाल में ऑप्शन चेक जरूर कर लेना है कि किलोमीटर पर सेकंड की बात की जा रही है तो हमें टाइम को सेकंड में लाना होगा, अदरवाइज आवर में बात करा जाता तो हम 24 आवर से सीधे डिवाइड करते थे, हमें सेकंड में बदलने की जरूरत ही नहीं होती। तो ये चीज ध्यान रखना आप सभी। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 6 कि किसी गतिमान पिंड के लिए विस्थापन तथा दूरी का आंकिक अनुपात क्या होता है? हाँ, ये सवाल देखो, क्या रहा है कि किसी गतिमान पिंड के लिए विस्थापन तथा दूरी का आंकिक अनुपात क्या होगा? अब आपको ये मालूम है कि दूरी सर दो बिंदुओं की कुल मार्ग की लंबाई होती है, या फिर जो विस्थापन है वो क्या है? तो आप सभी कहते हैं कि गुरुजी विस्थापन दो बिंदु के बीच एक निश्चित दिशा में तय की गई सूक्ष्मतम दूरी होती है। मेरे मित्र, मैंने आपको पीछे के सेशन में एक चीज बताया था कि अगर कोई पिंड किसी सरल रेखीय पाथ पर चल रही है, मान लो कि आप हैं और आप इस 50 मीटर सीधी रास्ता में इस ओर चल रहे हैं, तो आपके द्वारा तय की गई दूरी कितनी? आप कहेंगे सर हमारे द्वारा तय की गई दूरी डी जो है वो 50 मीटर होगी। अच्छा, आपके द्वारा तय की गया विस्थापन कितना? आप कहेंगे 50 मीटर। तो मेरे मित्र, हमारे कहने का मतलब ये हुआ, और मैंने जो आपको बताया था कि सरल रेखा पर एक ही दिशा में गतिशील वस्तु का जो विस्थापन और दूरी का परिमाण होता है वो बराबर होता है। और आप देख रहे हो कि हमने बोला कि आपको ए से लेकर के बी तक सीधे रास्ते में 50 मीटर तक जाना है, तो आप कहेंगे सीधे रास्ते में जा रहे हैं, एक निश्चित डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो यहाँ पे विस्थापन 50 और दूरी हमारा कितना? 50। अब अगर हम यहाँ पे ये कह दें कि हमसे सवाल ये पूछा जा रहा है कि विस्थापन तथा दूरी का अनुपात क्या होगा, विस्थापन बटा दूरी, तो आप सभी कहेंगे 50 बटा 50। 50 बटा 50 कितना? 1। 50 बटा 50 कितना? 1। तो हम लोग जो ये लाइन पढ़ते हैं कि किसी सरल रेखा पर गति कर रही वस्तु के लिए दूरी और विस्थापन का परिमाण समान होता है, किसी सरल रेखा पर गतिशील वस्तु के लिए दूरी और विस्थापन का परिमाण समान होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि इस केस में विस्थापन और दूरी का अनुपात क्या होगा? आप कहेंगे 1 होगा। इस केस में विस्थापन और दूरी का अनुपात क्या होगा? 1 होगा।
और आप ये कह सकते हैं कि जब कोई वस्तु, जब कोई पिंड किसी सरल रेखीय पाथ पर एक निश्चित डायरेक्शन में चल रही होती है, सरल रेखीय पाथ पर सीधी रेखा में एक निश्चित डायरेक्शन में चल रही होती है, तब जो उसके दूरी और विस्थापन का परिमाण होता है वो हमेशा, दूरी और विस्थापन के परिमाण या विस्थापन और दूरी के परिमाण का अनुपात हमेशा एक होता है। क्यों? क्योंकि विस्थापन और दूरी क्या होंगे? बराबर होंगे। अब मेरे मित्र, मैं आपको एक चीज और बताया हूं, जैसे कि मान लो कि आप दो बिंदु के बीच, ये आप देखो यहां से लेकर के ये एक त्रिभुजाकार मार्ग है कोई, ठीक है, ये त्रिभुजाकार मार्ग है, ठीक है। अब आप यहां से चलना प्रारंभ करते हो, यहां से चलना प्रारंभ करते हो, आपको इस ए बिंदु से कहां आना है? बी बिंदु तक आना है। तो आपके पास दो रास्ते हैं, दो रास्ते हैं। आप यहां से चले, ठीक है, यहां से चले और आप यहां आ गए, यहां से चले और आप यहां आ गए। अब अगर आप बात करेंगे सर सूक्ष्मतम रास्ते की, किसकी बात करेंगे? सूक्ष्मतम रास्ते की, तो आप कहेंगे सर हमें इस रास्ते से आना होगा, और ये वाली जो होगी ये क्या होगा? आप कहेंगे सर ये तो हमारा एक निश्चित दिशा में होगा ना, ये हमारा एक निश्चित दिशा में, एक निश्चित दिशा में, जबकि यहां पे डायरेक्शन सर पहले इधर था, फिर यहां आया तब मुड़ गया, तो ये हमारा दूरी होगा, ये पूरा दूरी होगा, जबकि ये क्या होगा? विस्थापन। तो हम लोग ये भी कहते हैं कि सर विस्थापन जो है दूरी से कम होता है और दूरी के बराबर होता है। इस पॉइंट को नोट करो, इस पॉइंट को नोट करो यहां पे, ठीक है, इस पॉइंट को नोट करो कि विस्थापन, विस्थापन दूरी के बराबर, दूरी के बराबर तथा तथा दूरी से कम होता है, दूरी के बराबर और दूरी से कम होता है। तो दूरी के बराबर जब होगा तो विस्थापन और दूरी का अनुपात एक होगा। अब कह रहे हैं कि विस्थापन जो है वो दूरी के बराबर और दूरी से कम होता है। तो मेरे मित्र आपसे पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि विस्थापन बटा दूरी का अनुपात क्या होगा? तो आप कहेंगे सर जब ये वैल्यू कम है और ये बड़ा वाला वैल्यू है, तो जब भी आएगा हमारा मान क्या होगा? एक से कम। क्या होगा? एक से कम। सिंपल है, चला 3/5 है और 5/3 है, आप क्या कहेंगे कि सर दोनों में बड़ा हमारा ये होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ हमारा कि किसी गतिमान पिंड के लिए विस्थापन तथा दूरी का आंशिक अनुपात क्या होगा? आप कहेंगे सीधी रेखा में चल रही है तो एक के बराबर, और अगर सीधी रेखा में नहीं चल रही है, वो किसी और डायरेक्शन में है, तो चूंकि विस्थापन जो है वो दूरी के बराबर तथा दूरी से कम होता है, इसीलिए जो हमारा विस्थापन और दूरी का अनुपात होगा वो क्या होगा? एक के बराबर अथवा कम, एक के बराबर अथवा कम। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 7 कि कोई बस विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है तथा 2 मिनट तक 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलती है। प्रकलन कीजिए कि प्राप्त की गई चाल और तय की गई दूरी क्या है। भाई मेरे पहले ही इंडिकेट कर दिया आपको क्वेश्चन में कि बस जो है वो विरामावस्था से चल रही है, यानी कि इसका प्रारंभिक वेग 0 है। सर 2 मिनट का समय है, 2 मिनट का समय है, तो ये 120 सेकंड हो गया, और एक्सेलरेशन कितना है? 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो प्राप्त की गई चाल, प्राप्त की गई चाल, प्राप्त की गई चाल आपसे पूछ रहा है, तो क्या कहोगे कि गुरुजी प्राप्त की गई चाल v होगी, और हम सबों को मालूम है कि v इक्वल टू u प्लस AT होता है। प्रारंभिक वेग 0 है, याद रखिएगा। तो आप कहेंगे v इक्वल टू AT से भी फरिया लेंगे। एक्सेलरेशन कितना है? 0.1। आपका टाइम कितना है? 120। मेरे मित्र ये पॉइंट हटा, ये 0 कैंसिल, और आपका जो v है वो कितना हो गया? 12 मीटर पर सेकेंड। भी कितना? 12 मीटर पर सेकेंड। अब इतना दूर में ये कितना तय की गई दूरी क्या होगी? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे जो दूरी की बात करी जा रही है ये होगा हमारा s इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। और भैया आप क्या कहोगे कि सर u तो हमारा है नहीं, यहाँ पे u तो प्रारंभिक वेग 0 है, तो हम हाफ AT स्क्वायर कह सकते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन तो हमने निकाल लिया है। ठीक है, अब ध्यान दो यहाँ पे कि हाफ AT स्क्वायर करेंगे तो एक्सेलरेशन हमारा 0.1, और टाइम का स्क्वायर करेंगे तो 120 गुना 120 हो जाएगा। पॉइंट हटाएंगे, नीचे आपका 0 आएगा, और इसको आप क्या कहेंगे कि सर 60 दूना 120, ध्यान दो इसको भी कैंसिल कर दो चला, और 12×6 = 72, 720 मीटर हो जाएगा चला। तो वेग 12 मीटर पर सेकेंड और तय की गई दूरी आप कहेंगे सर 720 मीटर पर सेकेंड। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 कि निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण वेग संबंध को दर्शाता है? वेग और संबंध, आप कहेंगे प्रथम समीकरण वेग और समय का संबंध दर्शाता है, तो v इक्वल टू u प्लस AT।
आपने बताया है क्या कि प्रारंभिक वेग 0 हो और एक समान त्वरण के लिए वेग वेग जो है वो किसके समानुपाती होगा, समय के। और ये समीकरण किसके बीच संबंध बताता है, तो आप कहिएगा वेग और समय के बीच। तो राइट आंसर तो हमारा v इक्वल टू यू प्लस एटी हो जाएगा बिना कुछ सोचे समझे। अब ध्यान दो, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, आप कहेंगे गुरुजी ये भी बताया है, और ये स्थिति और समय के बीच संबंध बताता है। और यहाँ पे 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू है, तो वेग और स्थिति के बीच में इसके द्वारा संबंध बताया जाता है। v इक्वल टू यू माइनस एटी हम लोग सर जब इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करते हैं तो वहां पे नहीं देखते हैं इसको, हाँ जब गति के विपरीत दिशा में त्वरण होता है तब देखते हैं। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि यदि एक ट्रॉली विरामावस्था से 2 मीटर पर सेकंड के त्वरण से गतिमान होती है तो 4 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा। मुजबानी अब ना बनेगा, इतना सवाल सॉल्व कर लियो। क्या कहोगे कि सर विरामावस्था से चल रही तो प्रारंभिक वेग 0, अब v इक्वल टू यू प्लस एटी होता है, u 0 है तो v इक्वल टू एटी, त्वरण है कितना आपका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर छूट गया, त्वरण 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और समय है 4, तो 4 दूना 8 मीटर पर सेकंड इज द राइट आंसर। क्योंकि आपसे कहा जा रहा है कि एक ट्रॉली विरामावस्था से जा रही है तो u इक्वल टू चला 0, a इक्वल टू हमारा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और टाइम कितना 4 सेकंड, तो कहोगे v इक्वल टू 80 और 2 गुना 4 और क्या हो गया आप कहेंगे 8 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि एक रेलगाड़ी विश्रामावस्था से चल रही है, तो जैसे ही विश्रामावस्था कहे तब प्रारंभिक वेग 0, टाइम कितना ले रही है चलने के बाद 5 मिनट का समय ले रही है, माना 300 सेकेंड हो गया। कह रहा है कि विरामावस्था से चलती है और 5 मिनट बाद इसकी वेग 90 किलोमीटर पर आवर हो जाती है, यानी कि इसकी जो अंतिम वेग है वो कितना 90 किलोमीटर पर आवर। यह मानते हुए कि त्वरण समान है तो रेलगाड़ी द्वारा उसी समय में तय की गई दूरी क्या होगी। मान लीजिए त्वरण समान है, त्वरण दिया ही नहीं गया है, आपसे पूछ रहा है कि तय की गई दूरी s इक्वल टू वाट। घबराना नहीं है, क्या कहोगे कि गुरुजी प्रारंभिक वेग दिया गया है, v है और t है, तो हम तो त्वरण कहिए ना लेंगे यहाँ पे कि a इक्वल टू v माइनस यू बटा टी होता है, तो a हमारा कितना हो जाएगा, वेग 90 किलोमीटर पर आवर है। तो ध्यान देना कि अगर हम इस 90 किलोमीटर पर आवर को 5/18 से यहीं पर पटक के गुना कर दें तो 18 पंचे 90, ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 25 मीटर पर सेकेंड। एक्सीलरेशन कितना, आप सॉरी अंतिम वेग कितना 25 मीटर पर सेकेंड, प्रारंभिक वेग 0, टाइम 300 सेकेंड, तो बबुआ ये एक्सीलरेशन हो गया 25/300 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब चूंकि प्रारंभिक वेग 0 है इसीलिए आप सभी कहेंगे कि सर s इक्वल टू हाफ एटी स्क्वायर यहां पे लगा देंगे। अब देखो यहाँ पे s इक्वल टू हाफ 25/300 और गुना चला t का स्क्वायर करो, 300 गुना 300, आप कहेंगे सर एगो 300 तो एक खा जाएगा, ठीक है। अब क्या रहा, तो सर अब रहा 25 तिया 7500, 25 तिया 7500 अब बटा 2, ये हो गया हमारा 3750। क्या आप सभी कहेंगे कि सॉरी 3750 मीटर, 3750 मीटर, और यही किलोमीटर में क्या हो जाएगा 3.75 किलोमीटर। देखो चला है आपके ऑप्शन में, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी यहां पे मुस्कुरा रहा है, इसीलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध बताता है। देखो ना v इक्वल टू यू प्लस एटी, क्या कहिएगा आप ये बताए हैं, वेग और समय के बीच संबंध बताएगा। स्थिति और समय के बीच संबंध, गति का दूसरा समीकरण याद रखना, कंठाग्र होना चाहिए ये सब चीज, इसमें बार बार कोई झंझट नहीं होना चाहिए। और स्थिति और वेग के बीच में संबंध गति का तीसरा समीकरण बताएगा। कौन सर, गति का तीसरा समीकरण बताएगा, ये चीज ध्यान में रख लेना। चलो अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थिति समय संबंध को दर्शाता है। स्थिति समय संबंध, आप कहेंगे 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर स्थिति समय संबंध को दर्शाता है, जबकि v इक्वल टू यू प्लस एटी वेग और समय संबंध को दर्शाता है। अच्छा स्थिति समय कह रहा है, हम ये स्थिति वेग बता दिए, चला राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि S4 स्थिति और T4 समय, ठीक है। ये स्थिति और वेग के बीच संबंध है और v इक्वल टू यू प्लस एटी वेग और समय के बीच संबंध है। चलो अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 13 कि एक बच्चा के हाथ में 1/4 kg का एक गेंद है और वह इसे ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर फेंकता है, उसका हाथ ऊपर की ओर 10 सेंटीमीटर उठता है और उसके हाथ से गेंद 2 मीटर पर सेकंड के ऊपरी वेग से निकल जाता है। बच्चे द्वारा गेंद को फेंकने के लिए लगाए गए स्थिर बल का मान क्या होगा।
अब यहां जो चला बल आएगा वो F इक्वल टू एम ए से आएगा, F इक्वल टू एम ए से आएगा। आप कहेंगे क्या दिक्कत है सर, जो हमारा मास है बॉल का वो तो दिया ही गया है 1/4 kg, लेकिन एक्सेलरेशन तो नहीं दिया गया। मेरे मित्र एक्सेलरेशन निकालना होगा। कोई लड़का है जो कि क्या कर रहा है, बॉल को फेंक रहा है, तो उसका हाथ कितना ऊपर उठ रहा है, तो सर 10 सेंटीमीटर ऊपर उठ रहा है, 10 सेंटीमीटर ऊपर उठ रहा है, और बॉल इसके हाथ से 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से निकल रहा है। कितना? 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से निकल रहा है। और मेरे मित्र आपसे पूछा जा रहा है कि लड़के द्वारा जो लगाया गया बल का परिमाण है वो कितना होगा। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी क्योंकि ये जो 10 सेंटीमीटर है अगर हम इसको मीटर में बदलेंगे तो ये 0.1 मीटर होगा। ये इतना दूर जो लड़का का हाथ उठ रहा है ये इसका क्या है, तय की गई दूरी। क्या है? तय की गई दूरी। और आप सबों को मालूम है, आप सबों को मालूम है कि वी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है। आप सभी कहते हैं सर यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। क्या होता है? यू स्क्वायर प्लस 2as। अब जो लड़का ऊपर फेंक रहा है बॉल को, लड़का जो ऊपर फेंक रहा है बॉल को, तो सर ऐसा थोड़ी है कि बॉल अचानक से 2 मीटर पर सेकंड के वेग से चली होगी। उसको तो फेंकने में कुछ दूरी तय करना पड़ा, हाथ को 10 सेंटीमीटर उठाना पड़ा। हाथ को क्या करना पड़ा? तो आप सभी कहेंगे गुरुजी 10 सेंटीमीटर उठाना पड़ा। मतलब साफ है कि 10 सेंटीमीटर उठने के बाद यहां से बॉल 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर गया। तो प्रारंभिक वेग 0 था और जब ये बॉल निकला तो 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से निकला। आप कहेंगे चूंकि u इक्वल टू 0 इसीलिए भी हमारा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर कर लो, 2 का स्क्वायर कर लो, u के जगह 0 प्लस 2, हमको a तो निकालना है और s कितना है, तो सर हाथ की ऊंचाई 0.1 मीटर, 0.1 मीटर। मेरे मित्र आप क्या कहोगे कि गुरुजी यहां पे तो ये 2 दूना 4 हो जाएगा और इतना समझ रहे हैं, तो a इक्वल टू 4 बटा, अब ध्यान दो कि 2 इंटू 0.1 कर दो ना, पॉइंट हटाएगा ऊपर 0 देगा और 20 दूना 40, ये कितना हो गया? एक्सेलरेशन 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितना? 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आपसे पूछा जा रहा है कि बल का मान क्या होगा, तो आप सभी कहेंगे चूंकि F इक्वल टू एम ए होता है और बॉल का जो द्रव्यमान है वो 1/4 kg है, एक्सेलरेशन 20, तो 4 5 20, ये कितना आंसर आ गया? चला 5 न्यूटन। तो ऐसे सवाल भी आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण स्थिति वेग के संबंध को दर्शाता है। क्या ये सवाल नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा और इसका आंसर आप सभी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। सही आंसर क्या होगा मैं होमवर्क के रूप में छोड़ते जा रहा हूं। मैंने इस सवाल को इसलिए रखा ताकि आपसे होमवर्क के रूप में पूछ सके। सही आंसर नीचे कमेंट करके जरूर बताएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि सरल रेखीय गति में वस्तुएं चलती है सीधी रेखा में, दीर्घवृत्ताकार पाथ में, परवलयाकार पाथ में, वृत्ताकार पाथ। सरल रेखीय गति की जब भी बात करी जाएगी तो वस्तु एक सीधी रेखा में चलेगी और सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। परवलय पथ की बात करी जाएगी तो जाहिर सी बात है कि जो चलने का मार्ग होगा वो क्या होगा सर? परवलयाकार होगा। और दीर्घवृत्ताकार मतलब एलिप्टिकल होगा। तो जो गति करने की मार्ग होती है उस पर भी गति क्या होते हैं सर? कई प्रकार के होते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 16 कि एक अचल स्थान से चलकर सोनी का वेग साइकिल द्वारा 30 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड हो जाता है। अचल स्थान से मतलब विराम में थी, तो u इक्वल टू 0, वेग 6 मीटर पर सेकंड हो जा रहा है कितना देर में? तो चला 30 सेकंड में। बताओ तो नहीं बनेगा। a इक्वल टू क्या कहोगे कि गुरुजी v माइनस यू बटा टी, a इक्वल टू v माइनस यू बटा टी, 6/30, 6 कम 6, 6 5 30, ये 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको या तो ऐसे लिखेंगे या फिर 0.2 ms टू दी पावर -2 लिखेंगे। तो ये वाला तो नहीं होगा, काहे कि माइनस नहीं लगा है ना बटा है। अब ये 2 मीटर पर सेकंड ये भी नहीं होगा। 0.2 ms टू दी पावर -2, राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। और ऐसे यूनिट भी चेक करके टिक कीजिएगा, हड़बड़ा के कुछ और करेंगे तो गलत हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि एक धावक 280 मीटर व्यास के वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से दौड़ लगाता है। उसे एक चक्कर पूरा करने में यहां पे 50 सेकंड का समय लगता है। तो 2 मिनट 55 सेकंड बाद वह कितनी दूरी तय करेगा और उसका विस्थापन का परिमाण क्या होगा? मेरे मित्र इस सवाल को भी आप होमवर्क में करेंगे। अभी वीडियो को पॉज करके पहले सॉल्व कीजिए कॉपी पे और फिर इसका सही आंसर क्या होगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि मैंने ऐसे सवाल आपको 3-4 प्रैक्टिस करा दिए हैं पिछले सेशन से लेकर के इस सेशन तक। और मैंने अभी बोला भी था कि ऐसे पैटर्न के सवाल हम आपको आगे होमवर्क के रूप में देने वाले हैं। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है कि कोई चालक
52 किलोमीटर पर आवर की चाल से गतिमान कार पर ब्रेक लगाकर उसकी चाल को एक समान रूप से धीमा करता है। कोई चालक है जिसकी जो कार है वो 52 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है और उस पर वो ब्रेक लगा करके क्या कर रहा है, उसको एक समान चाल से धीमा कर रहा है। कार रुकने में 5 सेकंड का समय लेती है। दूसरा चालक 34 किलोमीटर पर आवर की चाल से गतिमान कार को ब्रेक लगाकर 10 सेकंड में रोकता है। दोनों कारों का चाल समय ग्राफ एक साथ खींचे और बताएं कि ब्रेक लगाने के बाद कौन सी कार अधिक दूरी तक चली। मेरे मित्र, आप सभी ध्यान दो कि ये आपका चाल समय ग्राफ है, क्योंकि यहां पे चाल है और यहां पे क्या है सर, समय। और याद कीजिए मैंने आपको बता रखा है कि चाल समय ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल आप कहेंगे सर तय की गई दूरी को बताता है। तो यहां पे दो ग्राफ बन रहे हैं। पहला, ये जो स्पीड है ये 52 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, 52 किलोमीटर पर आवर। यहां पे जो स्पीड की बात करी जा रही है, याद रखना ये स्पीड 52 किलोमीटर पर आवर की है और इसको रुकने में सर ये कितना देर में जीरो हो जा रहा है, तो सर कहा जा रहा है कि ये 5 सेकंड में जीरो हो जा रहा है। कितना? 5 सेकंड में। तो अगर हम पहले कार द्वारा तय की गई दूरी की बात करें, पहले कार द्वारा तय की गई दूरी की बात करें, तो मेरे मित्र ये जो आपका त्रिभुज है ये इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। और आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी अगर हम इसको ए मान लेते हैं तो जो हमारा ए द्वारा तय की गई दूरी होगी, ए द्वारा तय की गई दूरी होगी वो किसके बराबर होगी? आप सभी कहेंगे कि सर ये अगर ए हो जाए और यहां पे हम इसको सी मान ले तो त्रिभुज एओसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एओसी का क्षेत्रफल, और मेरे मित्र त्रिभुज एओसी का क्षेत्रफल क्या कहिएगा कि 1/2 इंटू आधार आपका कितना है, ध्यान रखो यहां पे टाइम सेकेंड में दिया हुआ है। टाइम किस में दिया हुआ है? सेकेंड में। और जो चाल है वो किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है। मेरे मित्र क्या कहोगे? आप सभी ये ध्यान देना कि सर जी एक आवर में 3600 सेकेंड होता है और एक सेकेंड में हम ये कह सकते हैं 1/3600 सेकेंड होगा। तब 5 सेकेंड में आप कहिएगा 5/3600। तो 1/2 इंटू आधार कितना, तो आप कहेंगे 0 से 5 तो 5 ही होगा। तो इसको हम अगर सेकेंड में बदले तो 5/3600 अगुना ये कितना हो जाएगा सर? 52। कितना हो जाएगा? 52। अब मेरे मित्र आप इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका लगभग कितना के समथिंग आएगा? ये आप जो वैल्यू निकाल रहे हो ये आवर में बदल के किलोमीटर में निकाल रहे हो, जो आपका वैल्यू आएगा वो आएगा 36 मीटर के समथिंग। ये आपका 0.036 किलोमीटर के समथिंग आएगा जब आप इसको गुना करेंगे। कितना? 0.036 किलोमीटर के अंतर्गत आएगा। और यहां पे ये लिख ही लो 0.036 किलोमीटर, जिसको आप क्या कहोगे सर? 36 मीटर कह सकते हो। तो पहला कार 36 मीटर चला, दूसर का देखो चला कि ये यहां से फिर ये यहां तक आएगा सर। दूसर का में यही ना होगा। तो आप क्या कहेंगे कि सर इसमें कहा जा रहा है कि 34 किलोमीटर पर आवर, तो वही फिर से हमारा एक त्रिभुज का होगा क्षेत्रफल। तो बी के लिए जो दूरी होगा वो 1/2 और इसके लिए आधार क्या हो जाएगा सर? 10 सेकेंड में, तो 10/3600। अब ये देखें ना आवर में बदल रहे हैं तो 10/3600 गुना क्या हो जाएगा? आप कहेंगे 34 किलोमीटर पर आवर है, 34। ये मेरे मित्र जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका 0.47 किलोमीटर के समथिंग, जिसको आप 0.47 मीटर कह सकते हो। सॉरी 0.47 कह रहे हैं, 47 मीटर कह सकते हो। अब मेरे मित्र आपसे ये पूछा जा रहा है कि कौन सी कार अधिक दूरी चली, तो आप कहेंगे सर जो कार बी है वो अधिक दूरी चली, कार बी जो है वो अधिक दूरी चली। तो पहली कार से दूसरी कार की जो दूरी है वो क्या है? अधिक है। तो आप सभी कहेंगे ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कौन सी कार अधिक दूरी चली? आप कहेंगे सर कार बी जो है, दूसरी कार जो है वो क्या हुई? तो सर अधिक दूरी चली। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि किसी वस्तु का वेग व्यतीत हुए समय के समानुपाती होता है तो वस्तु का डैश होगा। वस्तु का वेग, देखो ध्यान से चला, वेग और समय के बीच संबंध है कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी, और अगर u हमारा 0 हो तो v इक्वल टू ए टी। तो सर अगर u 0 हो तो हम क्या कहते हैं कि वेग समय के समानुपाती होगी और त्वरण हमारा एक समान होगा, यानी कि नियत होगा।
तो जाहिर सी बात है कि जो सवाल पूछ रहा है कि किसी वस्तु का वेग व्यतीत हुए समय के समानुपाती है, तो वस्तु का डैश होगा, आप सभी कहेंगे कि सर वस्तु एक समान त्वरण में होगा। वस्तु क्या होगा? एक समान त्वरण में। और ऐसे भी गति के जितने भी समीकरण हैं वो एक समान त्वरित गति के लिए ही हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लास्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि वेग समय ग्राफ पर रेखा का ढाल क्या कहलाता है। मेरे मित्र याद रखना कि वेग समय ग्राफ की जो ढाल होती है, स्लोप होती है, वो त्वरण को बताता है। वेग समय ग्राफ की ढाल, स्लोप त्वरण को बताता है। और जो नीचे का क्षेत्रफल होता है, नीचे का क्षेत्रफल, वो किसको बताता है? तो सर विस्थापन को बताता है। बहरहाल यहां पे आपसे पूछ रहा है कि वेग समय ग्राफ पर रेखा का ढलान क्या कहलाता है। आप सभी कहेंगे सर वेग समय ग्राफ पर रेखा का जो ढलान होता है वो त्वरण कहलाता है, यानी कि एक्सेलरेशन कहलाता है। तो मेरे मित्र ये आपके मोशन से संबंधित 20 ऐसे सवाल थे, ठीक है, जो एनसीईआरटी और पीवाईक्यू दोनों के मिक्स थे। मतलब आप कह सकते हो कि अगर आपने पहले वाली क्लास और आज वाली क्लास को ढंग से अटेंड करा है तो मोशन संबंधित न्यूमेरिकल में कोई भी परेशानी नहीं आने वाली है। साथ ही उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।